ਕਾਟਜ਼ੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? थैंक यू थैंक यू। थैंक यू नहीं, हाल चाल तो बताओ। हाल बिल्कुल ठीक है, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। निकनेम क्या है आपका? मंटू, मंटू भाई। ये बचपन में नाम रख दिया सो कैन वी टेक द लिबर्टी टू कॉल यू मंटू भाई? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ, और कौन बोलते हैं आपको मंटू भाई? शशि? तमाम रिश्तेदार दोस्त सब बोलते हैं। शशि थरूर रिश्तेदार है ना आपके? बहुत सारे रिश्तेदार। नहीं, वो उनके बारे में बताओ ना, शशि थरूर। शशि तरूर मेरी बुआ की लड़की से शादी हुई थी, तिलोत्तमा उसका नाम था। मेरी सगी बुआ, पिताजी की सगी छोटी बहन की बेटी तिलोत्तमा से शादी की। उससे 2 लड़के भी हो गए, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में। फिर उससे डाइवोर्स हो गया, अब वो रहती न्यूयॉर्क वगैरह में, और दूसरी शादी वादी करी, और फिर चलिए छोड़िए, पुराना किस्सा हो गया। वो तो बच्चे न्यूयॉर्क में शायद जर्नलिस्ट ही हैं। कौन? वो दोनों बच्चे जर्नलिस्ट नहीं, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में है, जहाँ तक मुझे अच्छा मालूम है। आई एम नॉट इन टच। और कौन सी देखे आपने रिसेंटली? मैं फिल्में देखता नहीं, मैंने 40 साल से 45 साल से फिल्म देखी नहीं है। वो बिल्कुल हिंदी फिल्म तो बिल्कुल बकवास हो गई है। तो ये सैयारा नहीं देख के आए आप? नहीं जी, मैंने सुना है, लोगों ने कहा बड़ी। मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे, बिल्कुल नॉनसेंस, रोमांटिक सीन। क्या बताइए, गरीब मुल्क में जहाँ खाने को लोग नहीं, आप रोमांस कर रहे हैं, पागलपन। तो बिल्कुल पसंद नहीं आई आपको सैयारा? आप देखने गए थे, कहाँ देखी आपने? हॉल में देखने गए थे? मैंने देखी नहीं, मैंने बताया ना, मैं यूट्यूब पे, कंप्यूटर पे यूट्यूब में कुछ क्लिप्स जो हैं वो देखी। ट्रेलर देखा होगा आपने? ट्रेलर और भी कुछ सीनरी है, मगर बकवास लगी, नॉनसेंस। ज़्यादातर हिंदी फिल्में बिल्कुल मैंने 40-45 साल से देखी नहीं है। अच्छा। फिर क्या हुआ, मैं पिछले साल गया था कैलिफोर्निया, मेरी बेटी है वहाँ, तो उसके पास रहने। तो वहाँ मुझे हो गया जिसको कहते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर, यानी अच्छा, रीढ़ की हड्डी का वर्टेब्रा फ्रैक्चर हो गया। चीनी कितनी डालूं आपके? 1.5 चम्मच। अच्छा। तो महीने भर बिल्कुल बेड रिडन था मैं, बहुत अच्छा, बेड रिडन हो गए थे आप? अरे भाई, जब रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आप क्या, हिलना में दर्द होता है। अब मेरी बेटी ने मेरे बेडरूम में एक सामने टेलीविज़न लगा दिया, बोले पापा आप फिल्म देखिए। अच्छा, फिर? तब मैंने फिल्म देखी, पठान देखी, और ये लीजिए। क्या वो पद्मावत देखी, और क्या क्या नाम बताया। पठान भी अच्छी नहीं लगी? बकवास, नॉनसेंस। नॉनसेंस लगी पठान? बिल्कुल नॉनसेंस। और पद्मावत भी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। यहाँ हिंदी फिल्म बिल्कुल 2 कौड़ी की होती हैं सारी 2 कुटी। देखिए, मैं जब जवान था बहुत देखता था, और पर्टिकुलरली राज कपूर मूवीज में थी, सोशल थीम्स होती थी। जैसे आवारा था, और अनाड़ी, बूट पॉलिश, श्री 420, ये सब, ये इनमें सोशल थीम्स थी। अच्छा। देखिए, मैं आपको जरा बताना चाहता हूँ इसके बारे में। हाँ, बताओ। आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में ब्रॉडली 2 थ्योरीज हैं। एक को कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक, और दूसरे को कहते हैं आर्ट फॉर सोशल पर्पस। 2 ब्रॉड थ्योरीज हैं आर्ट एंड लिटरेचर में। तो आर्ट एंड लिटरेचर में फिल्म्स भी आ जाती हैं। कि एक थ्योरी आर्ट फॉर आर्ट सेक के मतलब जो इसको प्रोपगेट कहते हैं, वो कहते हैं कि आर्ट का कोई सोशल पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर सोशल पर्पस हुआ, देन आर्ट सीजेस टू बी आर्ट, इट बिकम प्रोपेगेंडा। और दूसरे जो आर्ट फॉर सोशल पर्पस के हैं, जैसे चार्ल्स डिकिंस है, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इंग्लैंड में है, हमारे यहाँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, कई उर्दू पोइट, फैज़ अहमद फैज़। ये आर्ट फॉर सोशल पर्पस कि साहित्य का काम समाज का सुधार करना भी है। अच्छा। जनता की मदद करना, जो मुसीबत में जनता है उनको मदद करना, सही दिशा दिखाना, ये आर्ट फॉर सोशल पर्पस है। तो राज कपूर की फिल्मों में आर्ट फॉर सोशल पर्पस अक्सर होता था।
जो उसकी फिल्में हैं शी 420, जागते रहो, बूट पॉलिश, आवारा, अनाड़ी, सोशल पर्पस होता था। और अच्छी फिल्में हैं वो सारी, हाँ, सारी अच्छी फिल्में हैं वो। अच्छी फिल्में हैं, हिट भी हुई, मगर यानी हिट भी हुई और साथ साथ सोशल पर्पस भी सर्व किया। जबकि जैसे देवानंद की फिल्म है या राजेश खन्ना की फिल्म है, यानी इनमें क्या है कि लड़का लड़की का एक हिल स्टेशन में पेड़ के अराउंड पीछा कर रहा है, नॉनसेंस। एक गरीब मुल्क में जहाँ लोगों को खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, वहाँ ये अच्छा एक नशा है। जैसे आप किसी को एक नशा दे दीजिए, अफीम दे दीजिए, भांग दे दीजिए, 2 घंटे के लिए अपने दुख दर्द भूल जाएगा। ये वही है कि 2 घंटे वो गरीब आदमी बेचारा जिसकी बड़ी जिंदगी खराब है, मगर वो परेशानियां 2 घंटे के लिए भूल, आपने नशा दे दिया, 2 घंटे अब वो चला गया वो हिल स्टेशन पे, वहां पे वहाँ रोमांस हो रहा है, तो 2 घंटे अपना दुख दर्द भूल जाएगा। यही पर्पस सर। तो ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिला, एक रिलीफ तो मिला कम से चलिए कम। ठीक है, आप यही समझते हैं, आप समझते रहिए। मैं तो ये समझता हूँ जिसको कहते हैं एस्केपिज्म, एस्केप कर जाना आप भी तो रियलिटी कोई ना से। कोई नशा करते होंगे, क्या? कोई ना कोई नशा तो आप भी तो करते होंगे। अब छोड़िए मेरे ना। हाँ, खुद की बारी आई तो छोड़िए। देखिए, मैंने हर नशा किया है, इंक्लूडिंग नागन से अपना जुबान कटवाना, वहां तक किया। वो भी एक नशा है, आपको नहीं मालूम? आपने शराब का नशा सुना होगा, भांग धतूरे का नशा सुना होगा, और कोकेन और अफीम का नशा सुना होगा, ये नहीं सुना होगा नागन से अपनी जीभ को कटवाना। कहाँ, जब तमिलनाडु में जो थे तब? अब आप तो खोद रहे हैं मेरी सारा एक एक मेरे राज को। आपके सारे राज। हाँ। आज कैसा इंटरव्यू करें फिर, लड़ने वाला करें? अरे आप सब करिए, चलो लड़ते हैं फिर आपस में। मगर बेहतर है करंट अफेयर्स पे करिए, क्योंकि उसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होगा। जो आज के सब करंट अफेयर सब्जेक्ट है ना, उसमें एक जेंटलमैन है जिनको उनके दोस्त बोलते हैं डॉन, और उनका पूरा नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, उस पे करिए। हाँ, हिंदुस्तान को बड़ा तंग कर रखा है उस उन्होंने। पे अब टैरिफ बढ़ा दिए, ये सब। क्या ओपिनियन है, आप बताओ उस पे अपना। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ हाँ, स्टार्ट है, इतनी देर से रिकॉर्ड ही हो रहा था, ये नागिन भी रिकॉर्ड कर ली। अच्छा ठीक है। देखिए, मैंने इस पे एक लेख भी लिखा, शायद आपको भेजा भी है। मैंने कहा कई लोग कहते हैं कि ये बहुत बुरा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे बड़ा बुरा असर होगा, क्योंकि जब टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे तो जैसे 100 रुपए का माल है जो हम लोग, हमारा बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, तो 125 रुपए का हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो जब चीज़ महंगी हो जाती है तो बिक्री कम हो जाती है, तो बिक्री कम होगी तो हमारे बिजनेसमैन का नुकसान होगा, उसका माल कम बिक रहा है। और 25% टैरिफ तो पहले लगाया था, अब इन्होंने कहा पेनल्टी लगाएंगे, क्योंकि आप रशिया से तेल खरीदते हैं, वो वही रशिया जो मार रहा है लोगों को यूक्रेन में, उसकी इनडायरेक्टली आप मदद कर रहे हैं, तो और पेनल्टी भी इम्पोज करने जा रहा है। ये सब हाल का आज ही का शायद बयान है, हाँ, कल का है। कल का बयान। तो देखिए, मैं अपनी प्रतिक्रिया इस पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो कंडेम कर रहे हैं ट्रंप को, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान होगा। मैं समझता हूँ इससे बड़ा फायदा होगा। मैं बताता हूँ कैसे। जो मेरी समझ है, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा समझाने में, क्योंकि ज़रा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखिए, हमारा लक्ष्य है भारत का कि हम अपने देश का परिवर्तन करके एक महान औद्योगिक राष्ट्र बनाए, मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, इसको इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दें जैसे चाइना और यूएसए है, क्योंकि तभी हम निजात पा सकेंगे जो हमारी व्यापक गुर्बत है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई है, इन सब बुराइयों से तभी हम निजात पा सकेंगे जब हम इसको, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दें इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। अब देखिए, ये हम इंडिया को मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट तो बना सकते हैं, हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास हजारों बड़े ब्राइट इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस भरे हुए हैं। यानी मैं जाता हूँ अक्सर अमेरिका, और
वहाँ कई यूनिवर्सिटीज़ मुझे इनवाइट करती हैं, स्टैनफोर्ड, बर्कले, ये सब इनवाइट करती हैं टॉक देने के लिए। वहाँ मैंने देखा कि भरे हुए हैं इंडियन और पाकिस्तानी प्रोफेसर, मैथमेटिक्स के, साइंस के, इंजीनियरिंग के, बहुत हैं। यानी वी हैव अ ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट, कोई कमी नहीं है टेक्निकल से। तो जो मुख्य आवश्यकता है कि ये परिवर्तन लाने के लिए भारत को पिछड़ा देश से विकसित देश बनाने में, वो चीज़ है हमारे पास। टेक्निकल टैलेंट है, बहुत सारे इंजीनियर टेक्नीशियंस हैं और ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 15-20 साल में वी कैन बिकम लाइक यूएसए और चाइना, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम है कि आप अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएंगे, आप स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, आप सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कपड़े का प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स हैं। समस्या ये है कि वो बिकेगा कैसे? आपकी जनता बहुत गरीब है, परचेसिंग पावर नहीं है। माल तो आप पैदा कर सकते हैं, मगर माल बिकना भी तो चाहिए ना। आप स्टील प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो स्टील खा तो नहीं सकते हैं, उसको बेचना है। कहाँ बिकेगा जब जनता के पास पैसा नहीं है? यानी अधिकांश जनता भारत की इतनी गरीब है कि जो थोड़ा बहुत कमाती है वो मतलब फूड खरीदने में निकल जाता है पैसा, 80-90%। पहले वो एसेंशियल चीज है, तो इंडस्ट्रियल गुड्स खरीदने का पैसा कहाँ बचा? तो आप प्रोडक्शन तो बढ़ा सकते हैं, मगर वो बिकेगा कैसे? तो प्रॉब्लम इज नॉट हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रॉब्लम is of sales, which means the problem is of purchasing power of the people. लोगों के पास खरीदारी की शक्ति होनी चाहिए, वो खरीद सकें। अभी जनता के पास नहीं है, वो इतनी गरीब है कि बहुत कम पैसा आमदनी होती है उसके पास। तो आपको समस्या का हल है कि जनता का परचेसिंग पावर बढ़ाना। तब आप जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो बिक जाएगा। देखिए, मेनली आपको डोमेस्टिक मार्केट पे रिलाई करना है, तभी देश में स्टेबिलिटी हो सकती है, स्थायित्व हो सकता है। अगर 90% आपका प्रोडक्शन इज सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, आपके पास इतनी बड़ी विशाल आबादी है 143 करोड़ की, तो उसकी परचेसिंग पावर अगर बढ़ जाए तो जो आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वो बिक जाएगा डोमेस्टिक मार्केट। क्योंकि फॉरेन मार्केट्स पे डिपेंड करना बड़ा खतरनाक होता है। एक तो आप वो जो आपका फॉरेन मार्केट है वो कोई दूसरा फॉरेन पावर कैप्चर कर ले, या उस देश में जहां आप माल बेचते हैं वहां रिसेशन आ जाए तो वो खरीदना बंद कर दें, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो मेनली यू हैव टू डिपेंड ऑन योर डोमेस्टिक मार्केट, नॉट ऑन फॉरेन मार्केट्स। फॉरेन मार्केट में थोड़ा सा कर सकते हैं, बट मेन आपका टू गेट स्टेबिलिटी यू मस्ट रिलाई ऑन डोमेस्टिक मार्केट। मगर डोमेस्टिक मार्केट पे प्रॉब्लम क्या है कि परचेसिंग पावर ही नहीं है। हाउ टू रेज परचेसिंग पावर ऑफ द इंडियन पीपल, ये समस्या है। तो अब देखिए, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे समाधान किया गया। सोवियत यूनियन में आप जानते हैं क्रांति हुई थी 1917 में, मगर उनका मुख्य जो औद्योगिकरण हुआ वो शुरू हुआ था 1928 में, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान उन्होंने एडॉप्ट किया। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें जो तरीका उन्होंने अपनाया वो ये था कि प्राइसेस सब गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट सब फूड की प्राइसेस, कपड़े की प्राइसेस और सारी कमोडिटीज की प्राइसेस गवर्नमेंट वुड फिक्स, और हर 2 साल के बाद 5-10% प्राइसेस घटा देती थी। ये रेगुलरली हर 2 साल के बाद 5-10% और घटा। तो प्राइसेस जब घटती जा रही हैं मगर आपको वेतन उतना ही मिल रहा है, तो आप ज़्यादा माल खरीद सकते हैं। क्योंकि मानिए आपको 1000 रुपये वेतन मिलता है महीना, अब अगर प्राइस आधी हो जाए तो वास्तव में आपको 2000 मिल रहा है। हालांकि देखने में आपको अभी भी 1000 मिल रहा है, मगर वो 1000 की वैल्यू 2000 के बराबर हो गई, क्योंकि प्राइसेस घटती जा रही हैं। तो इस तरीके से एक तरफ तो वो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे थे बड़े तेजी से, दूसरे वो डोमेस्टिक मार्केट को एक्सपेंड करते जा रहे थे इस तरीके से, बाय रेजिंग परचेसिंग पावर ऑफ द मैसेज।
तो जो इंक्रीज प्रोडक्शन है दैट कुड बी सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो बड़ा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन सोवियत यूनियन में हुआ आफ्टर 1928। यानी आप समझिए हर साल 18-20% इकोनॉमी इंक्रीज करी। जबकि उस टाइम पे 1929 में आपको, अगर आपने पढ़ा हो, वॉल स्ट्रीट क्रैश आया था, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, और अमेरिका में शुरू हुआ, यूरोप तक बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में सब फैल गया। यानी आधी फैक्ट्रीज बंद हो गई, आधे लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल था। मगर उस वक्त सोवियत यूनियन की इकोनॉमी एक्सपेंड करती जा रही थी, लोगों को रोजगार मिला, प्रोस्पेरिटी आती जा रही थी। ये तरीका उन्होंने अपनाया, बाय रेजिंग परचेसिंग पावर ऑफ द मैसेस, बाय रेगुलरली रिड्यूसिंग प्राइसेस। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको वही तरीका अपनाना है जो सोवियत यूनियन ने अपनाया था। आप अपना तरीका निकालिए अगर वो ठीक न लगे, मगर आपको कोई तरीका निकालना होगा जिससे आप लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाए। अब देखिए, ये ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ इसने लगा दिए, ये कहते हैं बुरी चीज़ है, मगर मैं कहता हूँ ये अच्छी चीज़ है। इस नज़रिए से अगर आप देखें, this will force you to now start relying on your domestic market instead of relying on foreign markets। और डोमेस्टिक मार्केट में रिलाई करने के लिए आपको अब तरीका ढूंढना होगा, हाउ टू रेज परचेसिंग पावर ऑफ द मैसेस। जैसे उन्होंने ये भी तो कहा कि रसिया से ये ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो अपन ये मैंने कल ही जवाब दिया है कि आप लोग भी तो रसिया के साथ अपना वो बिजनेस दूसरी करते चीज़ है। अरे वो दूसरी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो समस्या पैदा हुई कि इससे हमारे फॉरेन सेल्स कम हो जाएंगे, तो हम क्यों फॉरेन सेल्स पे रिलाई करें? हमारे डोमेस्टिक सेल्स पे रिलायंस होना चाहिए। ये बात तो ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए 90% ऑफ योर प्रोडक्शन शुड बी सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, रिलायंस ऑन फॉरेन मार्केट्स इज वेरी डेंजरस, कभी कट जाए। ओके सर, इस ट्रेड को छोड़ के उस पे आते हैं जिस पे हमने बात करी थी, पिछली बार भी हमने बात की थी इसके ऊपर में। एक तो SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार के में हो रहे हैं और कई लोगों के वोट भी कट रहे हैं, करीबन शायद 67 लाख वोट कट रहे हैं। और इसमें ये देखिए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से करीबन 27,000 वोटों का ये सीन है। 243 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं बिहार में, तो इतना भारी फर्क पड़ रहा है। कैसे, क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, अब कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है, उन्हीं का आदेश मान रही है, और उनके कहने पे इलेक्शन कमीशन ने ये SIR इशू किया, जिसकी वजह से 60 लाख या कोई कहता है 80 लाख वोटर के नाम कट जाएंगे। तो आप चाय पी लो ना सर बीच में। हाँ, मैंने कहा, सपोजिंग कोई भी वोटर का नाम न कटता, सपोजिंग बिल्कुल करेक्ट वोटर लिस्ट बनती, तो भी क्या होता? क्या उससे गुर्बत दूर हो जाती, बेरोजगारी दूर हो जाती, महंगाई, भूखमरी जो हमारी समस्याएं हैं, क्या उन पे फर्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ता। चाहे आप इलेक्शन ईमानदारी से कराइए, चाहे बेईमानी से कराइए, कुछ फर्क। देखिए, आपका वोटर 90% जो वोट देने जाएगा, ये नहीं देखेगा उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, कुछ नहीं। ये नहीं देखेगा कि दाम बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, कुछ नहीं। सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट दे देगा। तो मानिए वोटर लिस्ट सही हो, कोई घपला ना हो, फिर भी वो वोटिंग तो ऐसे ही होगी। नहीं, वोटिंग तो ऐसे होगी, पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कम से कम वोट का अधिकार तो होना चाहिए। पहले ये था कि वोट का अधिकार होता था, अब ये बोला जा रहा है कि भाई आपका वोट बनाए क्यों, इसके लिए ये यार तुम बिल्कुल देखो, पहले बड़ी फंडामेंटल चीजें समझो। देखो, हर पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक और एक ही टेस्ट होता है, एक ही पैमाना, एक ही परख, कि उससे लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है कि नहीं, लोगों को बेहतर जिंदगी मिल रही है कि नहीं। डेमोक्रेसी से क्या आपको बेहतर जिंदगी मिलेगी वोट मिलने से? आपको क्या आपकी जनता की गरीबी दूर हो जाएगी? मानी वोटर लिस्ट सही बने तो भी क्या इररेलेवेंट है, चाहे वोटर लिस्ट सही बने चाहे गड़बड़ बने। कोई, मैं कहता, कोई लोगों ने पूछा मुझसे
जिसके बारे में कमेंट करना। मैंने कहा बिल्कुल इररिलेवेंट है, हाउ डज इट मैटर। गरीब आदमी फिर भी गरीब रहेगा, बेरोजगार फिर भी, अंतर इतना आएगा कि वो हो सकता है कि ये नीतीश कुमार और बीजेपी की गवर्नमेंट हट के लालू यादव की गवर्नमेंट बन जाए, इतना ही तो अंतर आ सकता है ना। अच्छा सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। भगवान, मैं तो टोका ही नहीं आपको। देखिए, तो ये तो चेंज ऑफ लीडरशिप में हुआ, आम आदमी की जिंदगी पे तो कोई फर्क नहीं हुआ। तो ये जो जैसे वो रामायण में मंथरा ने कहा था कैकेयी से, जब वो ये हुआ कि राम के जगह पे कैकेयी कह रही थी भरत को राजा बनाओ, तो कैकेयी ने कहा कोई नृप होए हमें कहानी, राजा चाहे राम बने चाहे भरत बने, मैं तो दासी की दासी बनू रहूंगी, मैं कोई रानी तो बन नहीं जाऊंगी। मुझे तो आम जनता इज लाइक मंथरा। आम जनता कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, चाहे नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने चाहे लालू यादव, हम तो गरीब की गरीब रहेंगे, बेरोजगार। तो लिहाजा ये बिल्कुल इररिलेवेंट बातें। आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब ये तमाम आपके जर्नलिस्ट इसी पे चिल्ला रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ हो गया हो, SIR में गड़बड़ी हो रही है। और एक डेमोक्रेटिक, सॉरी टू इंटरप्ट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट देने का हक मैं डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं डेमोक्रेसी के फेवर में। कौन सा अच्छा फॉर्म है? अगर ये वर्स्ट फॉर्म है, पहले इससे अच्छा कोई और फॉर्म नहीं है ना। एक करके चलिए, आप दो चीजें मिक्सअप कर रहे हैं। पहले डेमोक्रेसी का मतलब है कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक, क्योंकि मैंने बताया आपको डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में जो प्रैक्टिस होती है 90% वोटर जात बिरादरी पे वोट देता है, ये नहीं देखता है उम्मीदवार अच्छा आदमी है बुरा है पढ़ा लिखा, कुछ नहीं, भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे आप वोट। ये डेमोक्रेसी आपको बड़ा अच्छी लगती है? ये इससे क्या फायदा, इससे क्या देश की प्रगति होगी? एक देखिए, आपने डेमोक्रेसी को होली काऊ बना दिया है, एक वो बिल्कुल जैसे रिलीजियस सिंबल बना दिया डेमोक्रेसी। मैं डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आम आदमी यहाँ पे गधा है 90%। डेमोक्रेसी के फेवर में ना होते तो आप जज होते। मैं बताता हूँ, रुकिए, अब आप मिक्सअप मत करिए दो टॉपिक, रुकिए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि रूल बाय द पीपल, और पीपल 90% गधे हैं। गधों से आप चाहते हैं आपको आपकी हुकूमत होए, आप पर हुकूमत है। 90% जातिवादी हैं, सांप्रदायिक हैं, वो ऐसे मूर्खों से आप चाहते हैं कि वो आपके रूलर बने। और जो नेता लोग हैं इसी के बेसिस पे होते हैं, जीतते हैं इलेक्शन, कि वो समाज को पोलराइज करना है, कास्ट और कम्युनल वोट, कम्युनिज्म के बेसिस पे नफरत फैलाना, यही सब पॉलिटिक्स चलती है आपकी। आपकी पूरी डेमोक्रेसी यही है कि रिलायंस ऑन कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक, और वो होता है कि जनता में नफरत। ठीक है, धीरे धीरे इवॉल्व होएगा, कोई नहीं इवॉल्व फेज है ये चलती है। देखिए, मैंने कहा कि देश आजाद 1947 में हुआ, आज तक ही कोई इवॉल्व नहीं हुआ। आप यानी कितने हो गए सर, इतने से इतने 75 साल में बहुत फर्क पड़ा है। क्या वोटिंग की बात कर रही है, इस पे वोटिंग कोई फर्क पड़ा है? वोट ऐसे ही पड़ता है। आप लगता है हिंदुस्तान में रह नहीं रहे, नहीं, मैं तो अमेरिका का निवासी हूं। हाँ, तो आप ऐसी जो बातें कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं यहाँ पे कैसे वोटिंग होती है। 90% लोग जो वोट देने जाते हैं अच्छे, ये नहीं देखते हैं आदमी अच्छा, उम्मीदवार अच्छा आदमी है बुरा, सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी। तो क्या एवोल्यूशन हुआ? आप कह रहे हैं इवॉल्व हो गया, इवॉल्व हो गया। क्या इवॉल्व हो गया? आप अभी भी बिहेव कर रहे हैं लाइक एन इडियट। 90%, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। आप इवॉल्व हो गया, इन्हें बिना सोचे समझे बोलते हैं आप। सर सोचा करिए मैं क्या रहा हूँ। आपने किसको वोट दिया था? मैंने जिंदगी में वोट नहीं दिया। फिर तो आप डेमोक्रेटिक। मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब 90/8 कदों। मैंने किसी ने पूछा एक बार, मैं यूनिवर्सिटी में बुलाया था, स्टूडेंट ने पूछा कि सब किस पार्टी को वोट दें। मैंने कहा तुम्हें जो ठग पसंद है उसको दे दो वोट। सभी ठग हैं, जितने नेता, हर पार्टी, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ, जितने पार्टी के सब ठग हैं। तुम्हें जो ठग पसंद है उसको दे दो वोट। मैं तो नहीं देता हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो कभी वोट का इनको कोई देश से प्रेम है? ये नेताओं, आपके जो भारत के सभी पार्टी के नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, कोई वास्तविक देश से प्रेम है इनको कि सिर्फ चाहिए सत्ता और पैसा? तो लिहाजा मैं नहीं बिलीव कर, मैं कभी मैं न जाऊंगा, मैं ये मूर्खता में क्यों शिरकत करूं? आज तक कभी वोट नहीं डाला? कभी नहीं दूंगा। ये पागलों को वोट बनवा रखा आपने? क्या वोट बनवा तो रखा है? पता नहीं है भी कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मैंने जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं, आई हैव नो आइडिया। मैं तो सर एक बात बताओ, अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती तो आप जज बनते?
देखो ये मैं देखिए, एक तो मुझे जो अपॉइंटमेंट ऑफ मैं हाई कोर्ट जज बना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। हाँ डिस्ट्रिक्ट हाँ, कोर्ट, हाई कोर्ट की मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं, मतलब डेमोक्रेसी का ही तो एक डेमोक्रेसी पार्ट से है नहीं, जज, नहीं, नो नो, यू आर नॉट, जुडिशरी। आपको मालूम ही नहीं कैसे हे हाई कोर्ट जज और भगवान, सुप्रीम कोर्ट जज होता है। हाई वो कोर्ट तो जज मेरे को कोई पता है, कोलेजियम के इलेक्शन, थ्रू बनते हैं। हाँ, तो दैट इज नॉट इलेक्शन, दैट इज बाय सिलेक्शन। बट सिलेक्शन होल मत, जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इन थ्योरी यस, इन प्रैक्टिस नो। वाह, मैं गजब। अरे आपको सत्य से बड़ी नफरत है, आप भागते हैं। बताइए। कोई सत्य, कोई दो मिला के चार कह दे तो आप भागते हैं, अरे ये क्या कह दिया, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। जहां अब आपने ये नया टॉपिक छेड़ दिया नहीं, कि आप बताओ मैं अब। देखिए, जज पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रेकमेंड करता था, वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाता, कोई चुनाव नहीं होता था। अब वो कॉलेजियम हो गया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और 2 सीनियर जज। हाई कोर्ट में 3 मेंबर कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए 5 जज कॉलेजियम। तो इट इज सिलेक्शन बाय द कॉलेजियम, नॉट बाय इलेक्शन। तो डेमोक्रेटिक मेथड से नहीं होता है कोई जज, ये आपको गलत फहमी है, आपको जानना चाहिए। बार्गेनिंग होती है। अब वो क्या होती आपने है, कितने जज बनाए बार्गेनिंग करके? आप तो चीफ नहीं नहीं, जस्टिस रहे। मैंने इस पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं देखिए इलाहाबाद में चीफ जस्टिस नहीं था, एक्टिंग चीफ जस्टिस था, इलाहाबाद के कॉलेजियम में था, और फिर मैं ट्रांसफर हुआ। सर एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूँ। अगर ये सारा है तो आप लोग बनाते क्यों नहीं अपना एक अच्छा सिस्टम जिसके थ्रू अच्छे जज रिक्रूट हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? जब आपको पता है ये डेमोक्रेटिक ही नहीं है तो फिर आप क्यों चेरिश कर रहे हो? क्यों आपने इसको अपना फैमिली बिजनेस बना के रखा है? अब आप जवाब सुनने को तैयार हो तो मैं दूं। हाँ जी, बताइए। देखिए, सारे संस्थाएं जितनी हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो, जाए, सब बिल्कुल अब सड़ गई हैं। अब उनमें कोई रिफॉर्म, सुधार नहीं आ सकता। ये आप चक्कर में पड़े कि सुधार करो सुधार करो। मैंने कहा ये तुम, आज सवेरे आपसे बात हुई थी, आप किसी चीज का सुधार की बात कर मेरी रहे बात ही नहीं हुई आपसे सवेरे, कल हुई थी हमारी बात। अच्छा, किसी चीज का सुधार की बात आप कर रहे थे। इंसानी सुधार की बात कर रहे थे, पता नहीं, आप तो अपने बारे में सुधार मैंने की कहा बात कर रहे देखिए, थे। सुधार नहीं, कुछ जैसे कुछ बीमारियां होती हैं उनका इलाज हो सकता है, कुछ है कैंसर टाइप की, उनको कोई इलाज नहीं है। अब हमारी पूरी जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में, दे आर ऑल बियॉन्ड रिडेम्पशन, ला इलाज मर्ज हो गया है। सुधारने के चक्कर मत पड़िए, अब आप सुधर ही नहीं सकती हैं। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब जैसे हमारी, मैं जुडिशरी में रहा हूँ, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। 20 साल वकील रहा, 20 साल जज रहा। एक तो एक केस डिसाइड करने में 15-20 साल लग जाता है। यानी पहले वो मुंसिफ के यहाँ चले, फिर उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ आए, फिर सेकंड अपील हाई कोर्ट आए, और शायद सुप्रीम कोर्ट। 20-25, अक्सर 20 साल लग जाता है। और तारीख पे तारीख, बिल्कुल आदमी एक बार फंस गया अदालत के चक्कर में, बेचारा घूमता रहता है, और तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। ये जुडिशरी है कि मजाक है कि अब 20-25 साल लग रहे हैं केस डिसाइड होने में फाइनली। दूसरा, एक लास्ट सेक्शन ऑफ जुडिशरी करप्ट भी हो गया है, करप्शन बहुत आ गया है। ये शांति भूषण साहब जो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने शायद 2009 में एक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से आधे भ्रष्ट थे, और उनके नाम दिए, और दो और के बारे में उन्होंने कहा कि संदेह है, मगर ठीक से नहीं कहा जा सकता, मैं श्योर नहीं हूँ। उनके नाम दिए एक सील्ड एनवेलप में। सर, और ये यूनियन लॉ मिनिस्टर कह रहा है, कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा। ये चीजें अपन ने डिस्कस करी थी। अपन आते हैं लैंग्वेज के ऊपर में, हाँ, उर्दू के ऊपर में, लिटरेचर के ऊपर में। तो सर, मैंने कई जगह देखा है, और हिंदुस्तान की से ही शुरुआत करें तो जिस भी सोसाइटी का एलीट सेक्शन जो होता है वो कभी भी अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते, वो हमेशा विदेशी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हिंदुस्तान का एलीट सेक्शन है जिसमें मार्कंडे काटजू साहिब जैसे बड़े लोग हैं, वो हमेशा अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। इसी तरीके से रशियन एरिस्टोक्रेसी जो थी वो कंप्लीटली फ्रेंच बोला करती थी। वो ये मानते थे कि भाई रशियन लैंग्वेज जो है वो पीजेंट्स की लैंग्वेज है, और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो हाई सोसाइटी की लैंग्वेज है और हाई इंटेलेक्ट की लैंग्वेज है। इसी तरीके से जर्मन भी फ्रेंच बोला करते थे।
तो ये लैंग्वेज का क्या है कि मतलब खुद की लैंग्वेज को इतना कम देखना, या फिर मतलब एलिट एलिट लोग हैं उन, ये क्यों वो एक सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, या अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाना पसंद करते हाँ, हैं? एलीट अपने को अलग, आम आदमी से अलग बताना चाहते थे। हम्म। तो इसीलिए जो यहाँ कई शताब्दी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फारसी, नॉट उर्दू, फारसी, पर्शियन। हम्म। पर्शियन बिकेम द कोर्ट लैंग्वेज फॉर मेनी सेंचुरीज इन इंडिया। हम्म। यानी मैं आपको बताऊं, राजा टोडरमल थे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर। हम्म। उन्होंने ऑर्डर इशू किया कि जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, सब अब फारसी में लिखे जाएंगे। हम्म। फारसी हालांकि विदेशी भाषा थी, पर ईरान की भाषा थी। हम्म। इसी वजह से जैसे मैंने आपसे कहा कि और वो भी क्यों थी, क्यों फारसी? मुगलों की जो मादरी जुबान फारसी नहीं थी, तुर्की थी। हाँ, वो टर्क थे, टर्किश। बाबर वो चगाताई टर्क, वो आया तो था नॉट फ्रॉम टर्की बट फ्रॉम उज्बेकिस्तान में है फरगना एक जगह, वहां से अंदीजान फरगना वो जगह है। करेक्ट। तो तुर्की मादरी जुबान थी, मगर क्यों उसने फारसी बनाई अपने उसके पोते ने फारसी क्यों बनाई अपनी कोर्ट लैंग्वेज, तुर्की नहीं बनाई? इसलिए क्योंकि फारसी बहुत विकसित हो चुकी थी। पर्शिया में एक से एक राइटर्स थे, रूमी, हाफिज, सादी, उमर खयाम, जिन्होंने पर्शियन को बड़ा लैंग्वेज ऑफ हाई सोफिस्टिकेशन बनाया। ऐसे कोई राइटर नहीं थे टर्किश में। तो इसलिए क्योंकि जैसे फ्रेंच में, क्यों आपने सही कहा कि रशियन एरिस्टोक्रेसी जो थी वो अक्सर फ्रेंच बोलती थी। अगर आप टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस पढ़िए, उसमें देखिए रशियन कमांडर्स आपस में अक्सर फ्रेंच में बोल रहे हैं। हाँ, वही से मैंने ये सीखा था। और क्योंकि रशियन उस टाइम भी इतनी डेवलप नहीं थी जितनी फ्रेंच डेवलप हो गई थी। यही जर्मन एरिस्टोक्रेसी भी आपस में फ्रेंच में बोलते थे, अपने नौकरों से वो जर्मन में बोले, आपस में फ्रेंच में बोलते। तो इसी तरीके से यहाँ की जो कोर्ट लैंग्वेज हो गई थी फारसी हो गई थी। बाद में वो सब्स्टिट्यूट हुई बाय उर्दू। पहले उर्दू को नीच भाषा माना जाता था, फारसी मानी जाती थी आला जुबान, हाई क्लास। ये उर्दू कहते ये तो गलियों की ये कोई जुबान है। बाद में चल के वो एक आदमी थे वली दक्कनी, वो आए थे वहाँ हैदराबाद के, साउथ इंडियन, आंध्रा के थे। वो दिल्ली आए, उन्होंने उर्दू को रिस्पेक्टेबल बनाया इन नॉर्थ इंडिया। अदरवाइज उर्दू वाज नॉट रिस्पेक्टेड इन नॉर्थ इंडिया। जितने जो हमारे पोएट्स थे दिल्ली घराने के और लखनऊ, ये सब फारसी में अपनी पोएट्री लिखते थे, उर्दू में लिखना नीच मानते थे, ये कोई जुबान है। मगर वली दक्कनी आया करीब 1700 में। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, ये 17 में आया, ये अपनी पोएट्री लिखता था उर्दू में, तो लोग को समझ में आता था। देखिए आप एक चीज समझिए, देखिए अगर आपको जानना है कोई वाक्य, कोई सेंटेंस किस भाषा का है, तो उस आप ये सवाल पूछिए कि उस वाक्य में जो क्रिया है, वर्ब, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल, जो एक्टिंग वर्ड, वो किस भाषा का है। तो उर्दू में जितने भी वर्ब्स हैं हमेशा वो सिंपल हिंदुस्तानी में होंगे, बोलचाल की जिसमें आप वो हम बोल रहे हैं। नाउन्स और एडजेक्टिव्स अक्सर फारसी और अरबी के होंगे, मगर वर्ब हैज ऑलवेज टू बी इन हिंदुस्तानी। अच्छा, अब देखिए यही, इसीलिए उर्दू इज एन इंडिजिनस लैंग्वेज इंडिया, क्योंकि उसके जो वर्ब्स हैं सब, देखिए जैसे मिर्जा गालिब कहते हैं, देखो अगर क्या तो भूल जा रहे हैं, दीदा मेरी सुनो जो गोश नसीहत नियोश है, देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाहो, मेरी सुनो जो गोश नसीहत नियोश है। अब देखिए इसमें जो वर्ब्स हैं, देखो, सुनो, है, बिल्कुल आपकी हमारी बोलचाल की भाषा।
Nouns or adjectives, these are इबरत, गोश, गोश मतलब कान, ये सब पर्शियन या अरबिक के हैं। तो कहने का मतलब जो वर्ब्स, किसी भी आप उर्दू शायर की आप पोइट्री कोई सा पढ़ ली, यू विल फाइंड वर्ब विल ऑलवेज बी इन सिंपल हिंदुस्तानी बोलचाल की आप। नाउन्स और एडजेक्टिव्स अरबी फारसी के होंगे। तो इसीलिए उर्दू एक देशी जुबान है, जबकि अरबी और फारसी विदेशी जुबान है। फारसी और अरबी में जो वर्ब्स हैं, फारसी में जो वर्ब्स हैं वो पर्शियन लैंग्वेज के होंगे, वो अरबी में जो वर्ब्स होंगे अरबिक लैंग्वेज के होंगे, और उर्दू में जो वर्ब्स हैं वो हम हमेशा हिंदुस्तानी में होंगे। ओके। तो ये इस क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि उर्दू विदेशी जुबान है, मैंने कहा नहीं, उर्दू देशी, फारसी अरबी विदेशी जुबानें हैं। देखिए ये फर्क है इन तीनों में। फारसी अरबी विदेशी जुबानें क्योंकि उसमें जो वर्ब्स हैं दे आर ऑल इन देयर ओन लैंग्वेजेस, पर्शियन और अरबिक। मगर उर्दू में जो वर्ब्स हैं वो हमेशा सिंपल हिंदी, सिंपल हिंदी को हिंदुस्तानी या खड़ी बोली भी कहते हैं, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये अंतर हो गया। अच्छा अब देखिए क्या हुआ, बड़ी मज़ेदार बात है। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया में उर्दू को नीच जुबान माना जाता था, फारसी को आला जुबान माना। ये है अच्छी कल्चर्ड लोगों की भाषा। उर्दू के लिए कोई नीच जुबान है, गली की जुबान। फिर क्या हुआ कि यहाँ तो फारसी का डोमिनेशन था नॉर्थ इंडिया में, तो उर्दू को नीच माना जाता था। मगर ये जो साउथ इंडियन मुस्लिम स्टेट्स थे, जैसे गोलकुंडा, जो सल्तनत थी, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, विजयनगर तो हिंदू स्टेट था। ओके। ये जो मुस्लिम सल्तनत थे, अब जैसे गोलकुंडा है, अब पता नहीं आप कभी गए कि नहीं, हैदराबाद के बगल में है। हाँ मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ। हाँ नेक्स्ट टाइम हैदराबाद जाइए, वो बड़ा अच्छा फोर्ट है, गोलकुंडा फोर्ट। हाँ इट इज नियर हैदराबाद, वहाँ से 10 मील दूर है। तो वहाँ के जो एरिस्टोक्रेसी थी, द एरिस्टोक्रेसी, द सुल्तान एंड द एरिस्टोक्रेट्स ऑफ गोलकुंडा, वो उर्दू में बोलते थे। वो तेलुगु भी जानते होंगे, मगर आपस में बात उर्दू में करते थे, क्योंकि वो एलिट थे, वो एलिट समझते थे। और आम आदमी तो तेलुगु बोलता है, तो उससे अपने को अलग समझने के लिए वो उर्दू में बोलते थे। जो सल्तनत थे, मुस्लिम सल्तनत इन साउथ इंडिया, तो यानी उर्दू पनपी साउथ इंडिया में, लैंग्वेज है नॉर्थ इंडिया की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ कि भाषा है ये नॉर्थ इंडिया की, मगर यहाँ क्योंकि फारसी का इतना दबदबा था, इतना डोमिनेशन था कि पनप नहीं पाई, क्योंकि सपोर्ट भी तो चाहिए ना, जो शायर होता है उसका पेट होता है, उसको भी कुछ ही नीड सम सपोर्ट, ब्रेड एंड बटर। वहाँ पे सपोर्ट मिला, जो सुल्तान थे उन्होंने उर्दू पोइट्स को सपोर्ट किया, साउथ इंडियन सुल्तान। पर सर अब के फिर जब वली दक्कनी जब आए 1700 में तो दिल्ली आए, वो साउथ इंडिया के थे, गोलकुंडा के थे, तो वो उर्दू में अपनी पोइट्री लिखते थे, जबकि दिल्ली के पोइट सब फारसी में लिखते थे। तो उनकी भाषा लोग समझ पाए, क्योंकि वो उर्दू लोग समझ पाते हैं, क्योंकि उसकी जो वर्ब्स हैं वो सब हिंदुस्तानी के हैं, तो उनकी पोइट्री लोग समझ पाते थे, जो फारसी पोइट्स का लोग समझ ही पाते थे। पीपल डिड नॉट नो पर्शियन और अरबिक। तो उन्होंने रिस्पेक्टेबल बनाया उर्दू को इन नॉर्थ इंडिया। बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन वली दक्कनी का है। हालांकि इतना महान पोइट नहीं था जितना गालिब, मीर गालिब, फैज वगैरह, बट ये बड़ा भारी। आपके फेवरेट कौन से हैं? गालिब? हाँ गालिब तो, गालिब की बात, मगर प्रॉब्लम देखिए, गालिब को पढ़ने में बहुत पर्शियनाइज्ड है। गालिब की एक थ्योरी ये थी, उसका जो विचार था कि जो पोइट्री है, शायरी है, वो आम आदमी की जुबान में नहीं होनी चाहिए। इट इज समथिंग टू बी सोफिस्टिकेटेड। तो अरबी फारसी लफ्ज बहुत इस्तेमाल करता है। उसका जो बायोग्राफर था उसका नाम था हाली। गालिब का, मिर्जा गालिब का मेन बायोग्राफर इज अ मैन कॉल्ड हाली। वो भी, हाली भी अच्छा पोइट था। तो उसने बायोग्राफी लिखी ऑफ गालिब। वो उसमें कहता है कि
एक तिहाई इनके शेर तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इतने कठिन, इतनी ज़्यादा कठिन फारसी अरबी वर्ड यूज़ किए गए हैं कि समझना मुश्किल है। तो लोगों ने समझाया गालिब को कि थोड़ा और सरल भाषा में लिखिए, तो बाद में चल के थोड़ा और सरल भाषा में लिखने लगे। वरना बड़ा उनकी तो आप जब गालिब पढ़ना शुरू करेंगे आपको शुरू में बड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज इट इज़ हाईली पर्शियनाइज्ड। आपका फेवरेट कौन सा है उसमें शायरी गालिब की? अरे गालिब देखिए, गालिब का मैं बता रहा हूँ कि था तो वो था म्यूटिनी के टाइम पे 1857 में जो बगावत हुई उस टाइम का पोएट था। तो मगर वो ही वाज इन अ सेंस ही हैड अ मॉडर्न माइंड। वो देखता था कि हमको देखता था अंग्रेज लोग कितने आगे बढ़ गए, थोड़े से लोग हैं मगर हम पे हुकूमत करने लगे क्योंकि वो एडवांस कर गए हैं टेक्नोलॉजी वगैरह में, साइंस और तो उसका जो बड़ा मशहूर शेर है, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। कलीसा मतलब चर्च, गिरजा जो। तो ईमान मुझे रोके, जो मजहब है मुझे रोका हुआ है। तो यहाँ वो इस्लाम को नहीं कंडेम कर रहा, फ्यूडलिज्म को। ईमान से आप समझिए फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। ईमान मुझे रोके जो खींचे है मुझे कुफ्र। कुफ्र का मतलब है वैसे तो बीइंग नॉन मुस्लिम, मगर यहाँ देखिए पोइट्री में आपको लिटरल मीनिंग मत दिया करिए, थोड़ा सा मेटाफोरिकल होता है। यहाँ कुफ्र का मतलब है आधुनिकता। आधुनिकता मुझे खींच रही है और पिछड़ापन मुझे रोके हुए। ईमान मुझे रोके जो खींचे हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे। काबा तो वैसे तो जो मक्का है मुसलमानों का सबसे सीक्रेट शाइन है, मगर यहाँ काबा को लिटरल मत लीजिए। यहाँ काबा का मतलब है पिछड़ापन। काबा मेरे पीछे, कलीसा वैसे तो लिटरल मीनिंग चर्च होता है जो क्रिश्चियन की, क्यों मगर ये वेस्टर्न अंग्रेज जो आए थे वो क्रिश्चियन थे। कलीसा में यानी मॉडर्निज्म की तरफ जाना चाहिए और पिछड़ापन छोड़ना चाहिए। देखिए उर्दू पोइट्री में अक्सर बात कही जाती है घुमा फिरा के, डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं यूज होती है। यानी एक तो मीनिंग होती है किसी उर्दू शेर का लिटरल मीनिंग, अपर सुपरफिशियल मीनिंग, आउटर मीनिंग, और दूसरी मीनिंग जो पोएट एक्चुअली कन्वे करना चाह रहा है वो इनर मीनिंग है। दैट इज नॉट अ लिटरल मीनिंग, वो इनर मीनिंग है, वो रियल मीनिंग है, मगर वो अक्सर इट इज कन्वेड बाय मेटाफर्स या हिंट्स, सजेशंस, इंडिकेशंस, एल्यूजन्स, घुमा फिरा के अक्सर बात अपना कहता है। सर दूसरा आपने एक बार ये भी कहा कि उर्दू जो है उसको मैं सेकुलर लैंग्वेज मानता हूँ, पर आज के टाइम में या 1947 के आसपास की बात करें तो ये भी कहा जाने लगा था कि वो उर्दू है वो मुसलमान लोगों की ज़बान है। ये झूठी बात है। देखिए ऐसा था कि ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ, इनको बांटो। उसी का एक हिस्सा ये विचार था कि हिंदी भाषा हिंदुओं की, उर्दू भाषा मुसलमानों की। ये अगेन वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही हिस्सा था। वो ऐसा था, पहले पढ़े लिखे लोग जितने थे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम सिख, सबकी जुबान उर्दू थी। मेरे बाप दादा उर्दू में लिखते पढ़ते थे। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बार मुझसे कहा कि जो वो अपने स्पीचेस लिखते हैं सब उर्दू में लिखते हैं। उर्दू सभी पढ़े लिखे लोगों की जुबान थी। तो ये पहले सभी की जुबान होती थी, पढ़े लिखे लोगों की। आम आदमी की नहीं, आम आदमी की तो हिंदुस्तानी, जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ। शहरों में आम आदमी की, नॉर्थ इंडिया में मैनी जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, आम आदमी की जुबान हिंदुस्तानी, जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं। गाँव में डायलेक्ट्स होती थी, जैसे भोजपुरी है, अवधी है, और इधर चलिए बिहार में मगही है, मैथिली है। विलेजेस में, रूरल एरियाज में, शहरों के अराउंड जो गांव होते थे उसमें डायलेक्ट्स होते थे, मगर शहरों में हिंदुस्तानी खड़ी बोली, जिसमें मैं आपसे आम आदमी बोलता था। हाँ। पढ़े लिखे लोगों की जुबान होती थी उर्दू। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अंग्रेज तो बड़े चालू थे, चालाक थे। उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल थी कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ। देखिए
ये जो हिंदी बिगट्स थे, जो कट्टरवादी थे, बिगिनिंग फ्रॉम भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका काम ये था, आप जानते क्या, जो आम आदमी की भाषा में जो कोई विदेशी भाषा के शब्द आ गए हैं, बहुत सारे फारसी अरबी शब्द आ गए थे हिंदुस्तानी कॉमन मैन की लैंग्वेज में, तो ये लोग जो हिंदी बिगट्स थे, हिंदी इनका ये क्या करने लगे, सब जो फारसी और अरबी के शब्द थे जो हमारी कॉमन यूसेज में, बोलचाल में आ गए थे, उनको हटा के उनकी जगह पे वो संस्कृत शब्द डालो। उससे ये हिंदी, जिसको हिंदी कहते हैं, असली हिंदी कोई भाषा नहीं, भाषा बोलचाल की हिंदुस्तानी या खड़ी बोली जिसमें हम बोल रहे हैं, हम हिंदी में नहीं बोल रहे हैं। देखिए जैसे फर्क क्या है हिंदुस्तानी और हिंदी में, हिंदुस्तानी में कहेंगे उधर देखो या उधर देखिए, हिंदी में कहेंगे उधर अवलोकन कीजिए। कोई अवलोकन कहता है आम आदमी? ये एक नकली भाषा है, हिंदी एक नकली भाषा है, इट इज नो लैंग्वेज। ये जानबूझ के पूरी पॉलिसी ये थी कि ये आइडिया क्रिएट करो कि हिंदी भाषा हिंदुओं की, उर्दू भाषा मुसलमानों, अगेन पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो इससे क्या हुआ, सैकड़ों हजारों शब्द जो बोलचाल की भाषा में आ गए थे हिंदुस्तानी में, वो फारसी शब्द थे या अरबी शब्द थे, उनको भी चुन चुन के हटाया गया और उनकी जगह संस्कृत। जैसे फॉर एग्जांपल जिला शब्द है, डिस्ट्रिक्ट सब जानते, उसको हटा के आपने जनपद किया। क्यों किया? क्योंकि वो जिला फारसी शब्द है। एक बार मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था, तो एक वकील साहब हैं, वो हिंदी में बहस करते, उन्होंने एक पिटीशन मेरे सामने फाइल करी, उसमें लिखा था प्रतिभू आवेदन पत्र। तो मैंने कहा ये क्या भाई प्रतिभू? बोले बेल एप्लीकेशन। तो मैंने कहा बेल को बेल कहो या जमानत कहो, सब समझते हैं, प्रतिभू कोई नहीं समझता, मगर क्योंकि जमानत शब्द फारसी का है इसलिए आपको चिढ़ है उससे, आपने उसको हटा के प्रतिभू कर दिया, जो कोई समझते ही नहीं है। यानी ऐसे आपको हजारों में उदाहरण दे सकता हूँ कि जानबूझ के आप जो बोल, देखिए एक चीज समझनी चाहिए, आपकी भाषा में अगर विदेशी भाषा के शब्द आ जाए तो उससे आपकी भाषा कमजोर नहीं होती है, ये गलत समझ है कि कमजोर, बल्कि और शक्तिशाली हो जाती है। जैसे कि अंग्रेजी में इतने सारे फ्रेंच वर्ड्स आए, जर्मन वर्ड्स आए, अरबिक वर्ड्स आए, उर्दू वर्ड्स आए। जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी उठाइए, उसमें बाजार, बिरयानी, ये सब है इन इंग्लिश डिक्शनरी, यू विल फाइंड, आप निकालिए, तो उससे अंग्रेजी और शक्तिशाली हुई। तो ये गलत समझ है कि आपकी भाषा में विदेशी शब्द आ जाए तो आपकी भाषा कमजोर हो जाती है, नहीं, और शक्तिशाली हो जाती है। जैसे अंग्रेजी हो गई, तो लिहाजा ये मगर ये था कि आपको नफरत पैदा करना, डिवाइड एंड रूल, तो ये हरकत करी इन लोगों ने। चाय तो ठंडी हो गई आपकी। अरे कोई बात नहीं, ठंडी चाय पीते हो आप? जो भी मिल जाए पी लेंगे। संस्कृत के बारे में क्या ख्याल है आपका? ग्रेट लैंग्वेज, मगर लोग समझते ही नहीं है संस्कृत के बारे में। अब संस्कृत पे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको संस्कृत के को भी बता दूं, क्योंकि आपको देखिए ऐसा था, जब आर्यन आए इनटू इंडिया, तो वो जो संस्कृत बोल रहे थे उसका ना, उसको कहते हैं वैदिक संस्कृत, जिसमें ऋग्वेद लिखी गई है। सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। तो आर्यन आए थे रफली, समझिए बिटवीन 2000 BC एंड 1500 BC, कोई एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं, रफली दैट टाइम। भाषा जो चीज़ है वो बदलती जाती है समय के अनुसार, समय बीतने पे। लैंग्वेज चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल आप शेक्सपियर का कोई प्ले उठाइए, शेक्सपियर था 16th सेंचुरी में, ये आज से 450 साल पहले, तो आप समझ नहीं पाएंगे उसकी इंग्लिश, अक्सर नहीं, क्योंकि कई शब्द जो शेक्सपियर के टाइम प्रचलित थे वो शब्द आज प्रचलित नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वो मैकबेथ में एक शब्द है पैडक, PADDOCK, जो आज कोई पैडक नहीं बोलता, आज बोलता है फ्रॉग, मेढक। तो कई
शब्द जो शेक्सपियर के टाइम प्रचलित थे आज प्रचलित नहीं है। तो भाषा, अंग्रेजी भाषा इस 450 साल में बदल गई है। तो आप शेक्सपियर का प्ले अगर पढ़ना चाहें, आपको कमेंट्री के साथ ही पढ़ सकेंगे। कोई टीका जहाँ जो मुश्किल शब्द हैं उनको एक्सप्लेन करें, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे अक्सर। तो इसी तरह के संस्कृत जो आर्यन आए वो बोलते थे वैदिक संस्कृत आज से 4000 साल पहले। तो संस्कृत बदलती गई विद पैसेज ऑफ टाइम। फिर करीब 6th सेंचुरी BC में, यानी आर्यंस के आने के 1500 साल बाद, एक व्यक्ति पैदा हुए, उनका नाम था पाणिनि। पाणिनि ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अष्टाध्यायी। उसमें उन्होंने फिक्स किए रूल्स ऑफ संस्कृत, एंड देयर आफ्टर नो फर्दर चेंजेस इन संस्कृत वर परमिटेड एक्सेप्ट स्लाइट चेंजेस। दो लोगों ने किए। एक कात्यायन ने ग्रामर पे लिखी किताब जिसका नाम है वर्तिका, और एक पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। स्लाइट चेंजेस किए ऑन पाणिनि ग्रामर। अदरवाइज आज जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है संस्कृत और कॉलेजेस में, वो है पाणिनि की संस्कृत, जिसको लौकिक संस्कृत भी कहते हैं। मगर उसको पढ़ने से आप ऋग्वेद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पुरानी संस्कृत में जो, जैसे आप शेक्सपियर का प्ले आज नहीं समझ पाएंगे। तो अच्छा, पाणिनि ने क्या किया, ही फिक्स द रूल ऑफ ग्रामर। उसने स्टडी किया और बड़ी संस्कृत को सिस्टमैटिक बनाया, बड़ा रैशनल बनाया। और नतीजा क्या हुआ कि संस्कृत बिकेम द लिंक लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जैसे कोई स्कॉलर, जैसे वो थे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, केरल से आए वो नॉर्थ इंडिया, मगर क्योंकि संस्कृत जानते थे और नॉर्थ इंडियन भी संस्कृत जानते थे, तो कम्युनिकेट कर सकते थे। इट वाज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। उस जमाने में अंग्रेजी नहीं थी, दिस वाज द लिंक लैंग्वेज। कम्युनिकेशन, जो स्कॉलर्स में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। और फिर संस्कृत, देखिए गलत फहमी है कि संस्कृत पूजा पाठ की भाषा है, मगर वो संस्कृत साहित्य का मुश्किल से 4-5% ही है जो विच इज अबाउट पूजा पाठ। 95% Sanskrit literature has nothing to do with religion. It deals with grammar, it deals with philosophy, it deals with literature, it deals with science, it deals with mathematics. यानी आपके जितने भी ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ, इन सब विषयों पे सब संस्कृत में, क्योंकि यही भाषा थी, पढ़े लिखे लोगों को यही भाषा थी। साइंटिफिक लैंग्वेज भी है वैसे, बिकॉज पाणिनि ने उसको बड़ा साइंटिफिक बना दिया, ताकि देखिए साइंस रिक्वायर्स प्रिसिशन। प्रिसिशन मीन यू हैव टू बी एग्जैक्ट। दो मिला के ठीक 4 होता है। तो पाणिनि ने इतना उसको सिस्टमैटिक और रैशनल बना दिया, प्रिसाइज बना दिया संस्कृत को, कि साइंटिफिक आइडियाज कुड बी कन्वेड थ्रू संस्कृत इन वेरी प्रिसाइज मैनर, एग्जैक्ट मैनर। तो बड़ा प्रोग्रेस हुआ। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल डेसिमल सिस्टम है। अब कहते हैं आर्यभट्ट ने, आज किसने, मतलब हिंदुओं ने इन्वेंट किया। ये नहीं इन्वेंट होता तो दुनिया में प्रोग्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट रोमन्स थे, वो भी बड़ा महान उनकी सिविलाइजेशन था, ग्रेट सीजर ऑगस्टस का सिविलाइजेशन, ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट रोमन्स। मगर किसी एंशिएंट रोमन को आप कह दें कि 1 मिलियन लिखो, 1 मिलियन मतलब 1 with 6 zeros, 10 लाख, तो उसका दिमाग खराब हो जाता। क्योंकि देखिए वो लोग एंशिएंट रोमन अपने नंबर लिखते थे इन अल्फाबेट्स। तो 1 I, 2 I's, 5 V, 10 X, L 50, C 100, D 500, M 1000। 1000 के ऊपर कोई अल्फाबेट नहीं था। तो अगर किसी एंशिएंट रोमन को 2000 लिखना होता तो उसको लिखना होता M को 2 बार। अच्छा। 3000 लिखना होता तो M 3 बार। और 1 मिलियन लिखना होता तो M को 1000 बार लिखना होता। दिमाग खराब हो जाता। They felt very ancient Romans felt very uncomfortable with numbers above 1000, क्योंकि उनके पास कोई लेटर नहीं था जो एक्सप्रेस करता
एनी नंबर अबव 1000, m के बाद कोई और नहीं था। और हमने जो जीरो का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया, तो इससे क्या हुआ कि आप 1 लिखिए और 6 जीरो लगा दिए, इतने संक्षेप में आपने 1 मिलियन एक्सप्रेस कर दिया। ये हिंदुओं का इन्वेंशन था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जीरो का कॉन्सेप्ट ही बड़ा, देखिए ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये कुछ दे आर एब्स्ट्रैक्ट, दे डोंट एग्जिस्ट। व्हाट एग्जिस्ट इज 1 कप, 2 चेयर्स, 3 मेन, 4 हाउसेस। ये इनकी वास्तविकता है। दे आर 1 2 3 4 तो एब्स्ट्रैक्शन है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। और फर्दर एब्स्ट्रैक्शन करना जीरो, कि जीरो चेयर, जीरो में, ये यूरोपियंस कभी नहीं अचीव कर पाए। हाँ, जीरो कभी इन्वेंट नहीं कर पाए। और जीरो के इन्वेंशन के बगैर आप तरक्की नहीं कर, क्योंकि आप संक्षेप में आप नंबर लिख ही नहीं पाते। तो ये फर्दर एब्स्ट्रैक्शन ने बुद्धि का और विकास वो यहाँ हिंदुओं ने किया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दिस इज अ कंफर्म फैक्ट। तो ये बड़ा भारी, वो ये सब संस्कृत में हुआ, क्योंकि संस्कृत वाज अ लैंग्वेज इन विच यू कुड एक्सप्रेस साइंटिफिक आइडियाज विद ग्रेट प्रिसिशन। वो पाणिनि ने बनाया, पाणिनि का योगदान है। नहीं, उनका तो है। उसने अपने पहले 14 सूत्रों में फिक्स कर दिए सारे रूल्स। जैसे फॉर ऑफ ग्रामर, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये सुनिए आप भी महेश जी, अंग्रेज इन इंग्लिश अल्फाबेट है ABCD अप टू Z। हम Z कहते हैं, अमेरिका में Z कहते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल हैपहैज़र्ड और रैंडम है, कोई वजह नहीं है कि B के बाद C क्यों आता है, E के बाद F क्यों आता है, I के बाद J क्यों आता है, नो रीजन, ऑल मिक्स अप, जम्बल्ड अप। पाणिनि ने क्या किया, स्टडी किया। जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे क वर्ग है, क ख ग घ ङ, आपने पढ़ा होगा हिंदी में। उसने देखा ये सब जो आवाज आ रही है गले से आ रही है, फ्रॉम द नेक, फ्रॉम द थ्रोट, क ख ग घ ङ। ये 5 लेटर्स को इसने अरेंज किया एक सीक्वेंस में, इसको क वर्ग कहते हैं। और इसमें भी जो दूसरा और चौथा होगा, जैसे क वर्ग में दूसरा है ख और घ, इट विल बी व्हाट इज कॉल्ड एन एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट का मतलब है कोई कॉन्सोनेंट जिसमें ह मिला हो। जैसे क में ह मिला दीजिए तो ख हो गया, तो ख एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। ग में ह मिला दीजिए घ, घ, तो चौथा, दूसरा चौथा हर वर्ग में। अब चलिए, क वर्ग थ्रोट से आ रहा है, गले से। फिर च वर्ग ये इट इज फ्रॉम द मिडल ऑफ द टंग। फिर जैसे ट वर्ग ये रूफ ऑफ द माउथ। त वर्ग टिप ऑफ द टंग। और प वर्ग फ्रॉम द लिप्स, प फ ब भ म। उसने स्टडी किया साइंटिफिकली और अरेंज किया इन अ सीक्वेंस ऑफ 5। और हर सीक्वेंस में सेकंड एंड फोर्थ विल बी एन एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। जैसे कि प वर्ग में प प्लस है फ, ब प्लस है भ, तो फ और भ एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट हो गया। या त वर्ग त प्लस है थ, द प्लस है ध, तो थ और ध एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन तमिल और इन कश्मीरी लैंग्वेज। हम कभी कभी इन लोगों को चढ़ाते हैं तमिलियंस को कि तुम लोग थिंक, यू डू नॉट, यू तमिलियंस कैन नॉट थिंक। तो बोले कैसे आप कहते हैं? मैंने कहा तुम्हें थ है ही नहीं तुम्हारी लैंग्वेज, तुम कहते हो आई थिंक, तो यू कैन ओनली थिंक, यू कांट थिंक। हमारी कश्मीरी भाषा में भी ऐसी है, जो मेरी भाषा है। कश्मीरी आपको आती है? अरे मेरी बीबी को आती है, मेरे कम, मुझे कम आती है। चलो बढ़िया है, घर में तो वो घर नहीं कहते हैं, घर कहती है। झाड़ू नहीं कहती, झाड़ू कहती है। वो घ है ही नहीं भाषा में। तो अच्छा, अब कमिंग बैक टू इट, तो पाणिनि ने इतना साइंटिफिकली अरेंज किया। आप सोचिए, इवन इन अ सिंपल मैटर लाइक अरेंजिंग द अल्फाबेट्स, जहां इंग्लिश अल्फाबेट्स बिल्कुल हैपहैज़र्ड जम्बल्ड अप लेटर्स हैं, कोई रीजन नहीं है कि पी के बाद क्यों आता है। अच्छा, तो देखिए
इंग्लिश में कोई बिल्कुल जम्बल, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं इनको रोमन अल्फाबेट भी कहते हैं, बिल्कुल जम्बल्ड अप है, कोई रीजन नहीं कि पी के बाद क्यों आता है, आर के बाद एस क्यों आता है, ऑल नो रीजन। हमारे यहाँ देखिए सारा रैशनली ऑर्गेनाइज बाय, पहले 14 सूत्र है अष्टाध्यायी के, उसमें पाणिनि ने अरेंज किया कवर्ग। अब उसने स्टडी किया, ये जो लेटर्स हैं ये यहाँ थ्रोट से निकल रहे हैं, आवाज थ्रोट से निकल रही है, फिर ये चवर्ग मिडिल ऑफ द टंग से च छ ज झ य सब उसने अरेंज किया साइंटिफिकली। तो वो सेकंड एंड फोर्थ विल बी एन एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट, ये भी उसने रखा। कितने डिटेल्स में इन सिंपल मैटर लाइक अल्फाबेट्स, आप समझे ना। तो ये संस्कृत में मुश्किल से 5% भी नहीं है जो रिलीजन से डील, पूजा पाठ की भाषा के लोग कहते हैं, मगर 4-5% भी नहीं है संस्कृत साहित्य जो पूजा पाठ से डील करता है। मोस्ट ऑफ इट डील्स विद फिलोसफी, विद ग्रामर, विद लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, वो सब संस्कृत, वही पढ़े लिखों की भाषा होती थी उस जमाने में, वही पढ़े लिखों। नालंदा के स्टूडेंट थे ना सर आर्यभट्टा। अब देखिए ये फर्क आइडियाज हैं, आई एम नॉट श्योर बिकॉज कोई क्लियर कट नहीं है कि कहाँ के थे, मगर उनकी किताब आर्यभट्टी है, बड़ी मशहूर किताब, ग्रेट स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स। He worked out quadratic equations and simultaneous, न जाने अलजेब्रा वगैरह बहुत काम किया। ओके सर, थोड़ी अशोका की बात करते हैं। आप अशोका के बारे में काफी लिखते भी रहते हो फेसबुक पे कि 12th मेजर रॉक एडिक्ट जो है उनका, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। वो मैं गया था गुजरात में एक जगह गिरनार, जो गिरनार, जूनागढ़ पहले होता था स्टेट, वहाँ रॉक एडिक्ट। और वैसे इसके एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स पूरे उड़ीसा में मैंने देखे, और राइट अप टू अफगानिस्तान में है जो पाए गए, वैसे कई तो खत्म हो गए होंगे। ही वॉज अ वेरी ग्रेट एम्प्रेयर, यानी जो उसका विजन, उसने जैसे गिरनार एडिक्ट है जो गुजरात में मैंने देखा 250 ईस्वी का, यानी आज से 450 साल पहले का। उसमें 450 साल पहले, यानी नहीं आज ये 2025 हो गई ना, तो मैं बात कर रहा हूँ बीसी का। हाँ, तभी तो 450 साल कैसे हुए? हाँ 450 क्यों, इस 2000 साल, वही तो सर, आप तो पढ़ते ही लिखते ही नहीं हो बिल्कुल भी। हाँ, आपको तो खुद आता जाता है। यू आर राइट। चलिए, अच्छा तो उसने सुनिए, तो उसमें लिखा है, ये सब ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी संस्कृत के भी पहले की, तो उसमें लिखा है कि जो लोग सिर्फ अपने धर्म, अपने मजहब की तारीफ करते हैं, वो दूसरे मजहबों की बुराई करते हैं, वो अपने मजहब की नुकसान कर रहे हैं। सब मेरे जो साम्राज्य है उसमें सब मजहबों की इज्जत की जानी चाहिए। अब बताइए, उस टाइम लिख रहा है जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था। क्या आदमी था, और उसके तमाम वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। तो मैंने एक लिखा कि कौन सुनता है उनकी बात, इन्हें यही चीज हमारे सूफी संतों ने करी, बहुत लोगों ने करी। जो ये वैसे सर ग्रेटेस्ट खूबी क्या लगती है आपको अशोका की? देखिए, अशोका में एक खूबी ये थी कि ही रियलाइज कि आप कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है, आपको सब रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देना, जो अकबर ने रियलाइज किया था। अकबर की पॉलिसीज का नाम था सुलह कुल, कि गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। तभी मुगल एम्पायर इतने साल चला, क्योंकि सबको, इट वाज इंक्लूसिव, सबको साथ लेके चलता था। तो ये अशोक और अकबर में कॉमन चीज थी। दे रियलाइज दिस इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, आपको सबको रिस्पेक्ट देना है, वरना चल नहीं सकता ये मुल्क। आप सूफी सन्यासी की बात कर रहे थे, आपने एक बार कहा कि ना तो मैं मंदिर जाता हूँ, ना मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं सिर्फ दरगाह जाता हूँ।
मैं देखिए, मैं पर्सनली मैं नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, कंफर्म्ड एथियस्ट। अच्छा। मैं भगवान अल्लाह उल्लाह नहीं मानता, मैं साइंस पे, आई बिलीव दैट साइंस रिप्रेजेंट द ट्रूथ, ऑल रिलीजन आर सुपरस्टिशन, सब अंधविश्वास। मगर ये मेरी 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 मेरा मानना है, मैं रिलीजियस फ्रीडम को सपोर्ट करता हूँ। जिसको जो मजहब से चलना है बिल्कुल चले, आई विल सपोर्ट दैट। एवरीबॉडी शुड हैव राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। मगर मैं खुद पर्सनली मैं नास्तिक आदमी हूँ। तो क्या पूछा था आपने? हाँ, दरगाह में इसलिए जाता हूँ कि देखिए, हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियन गिरजा जाते हैं, दरगाह में सब लोग जाते हैं। दरगाह में जो सूफी संत थे वो दे प्रीच्ड टॉलरेंस, कंपैशन, लव। तभी मैं सूफियों को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। और दरगाह क्या होते हैं? दरगाह आर जो सूफी संतों के जो ग्रेव्स हैं, कब्र हैं, उस पे एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, वही दरगाह। अब जो कट्टर मुसलमान हैं वो कहते हैं ये कब्रों की पूजा हो रही है, और इस्लाम कहता है सिर्फ अल्लाह की पूजा होनी चाहिए, तो लिहाजा ये अन इस्लामिक प्रैक्टिस है। जो कट्टर मुसलमान दरगाह नहीं जाते। मैं उनसे कहता हूँ तुम लोग बेवकूफ़ हो। मैं जाता हूँ, मैं भगवान मानते ही नहीं हो। आई गो देयर टू पे रिस्पेक्ट टू द सूफी सेंट हु प्रीच टॉलरेंस, कंपैशन, लव। उनको रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं, ये थोड़ी कि उनको भगवान मानने के लिए जा रहे हैं। तो इंडियन इस्लाम इज सूफी इस्लाम, इट इज नॉट वहाबी इस्लाम। वहाबी इस्लाम जो है वो कट्टरपन सिखाता है, जबकि सूफी लिबरल है। तो ये दरगाह, वैसे मैनेजमेंट दरगाह मुस्लिम करते हैं, मगर इंडिया के ज़्यादातर दरगाहों में आप हिंदू ज़्यादा देखेंगे। जैसे आप यहाँ निज़ामुद्दीन औलिया का दिल्ली में दरगाह है, और अजमेर का बड़ा मशहूर ख्वाजा गरीब नवाज, हाँ, मुगल बादशाह अकबर जाते थे वहाँ। और लखनऊ में देवा शरीफ है एक फेमस, देवाज शरीफ, देवा शरीफ, देवा शरीफ, ओके। मैं मद्रास में चीफ जस्टिस था, तो वहाँ मैंने पूछा कोई दरगाह, तो किसी ने बताया, तो मैं रेगुलरली वहाँ जाता था। अभी भी कभी जाता हूँ मद्रास, तो वहाँ, और तो मेरे जाने की वजह से मशहूर हो गया कि चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जज आ रहे हैं। तो वहाँ भाई, क्योंकि तमिलनाडु में सिर्फ 5% आबादी मुस्लिम है, 95% आप हिंदू लोग, 90% हिंदू, 5% क्रिश्चियन और 5% मुस्लिम। तो बहुत कम लोग वहाँ जाते थे, मगर मैं चीफ जस्टिस से मैं जाने लगा रेगुलरली, तो अब लोगों को मालूम है, तो बहुत लोग आने लगे। ओके, मशहूर हो गया। तो सर आपको कौन सा फेवरेट सूफी सेंट और या पोएट कौन है आपके? जैसे बाबा बुल्ले शाह है, फरीद है, अरे ये सारे सभी हैं। निज़ामुद्दीन औलिया बड़े मशहूर थे, जो अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो इज द माइकल एंजेलो ऑफ इंडिया, यानी कई सब्जेक्ट पे मास्टरी थी उनकी। वो नॉट ओनली ही वाज अ राइटर, ही वाज सिंगर, पोएट, न जाने क्या क्या थे वो। उनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। और दोनों के जो दरगाह है बिल्कुल सटी हुई, एक ही कंपाउंड में है। हाँ। मैं अक्सर जाता हूँ। तो हालांकि मैं नास्तिक हूँ, मगर आई रिस्पेक्ट द सूफी सेंट्स बिकॉज दे टॉट ब्रदरहुड। जो चीज़ यूनाइट करती है मैं उसको मानता, मैं सपोर्ट करता हूँ। और दरगाह यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अच्छा, तो इसलिए मैं जाता हूँ। तो सर आज के टाइम में उस आज से 40 साल 50 साल पहले के जितने भी पोएट्स हैं, जैसे फैज अहमद फैज है और साहिर लुधियानवी हैं, इन सबको भी आप बहुत मानते हो? बहुत मानता हूँ। और बाहर वाले जैसे रूसो है, वोल्टायर है, और आप कहते भी हो कि भाई जैसे आर्ट इज नॉट फॉर आर्ट से उसका रेवोल्यूशन या कुछ सोसाइटी में एक आर्ट बड़ा फॉर सोशल पर्पस, हाँ सोशल पर्पस होना चाहिए उसका। तो उसमें आप 2-4 लोगों का बताओ क्या इन्फ्लुएंस रहा है और क्या उन्होंने किया। जैसे 2 का तो मैंने नाम बता दिया, फैज अहमद फैज और साहिर लुधियानवी। 2 बाहर वाले बता दिए, वोल्टायर और रूसो। और पीबी शैली ने भी रोमांटिक पोएट्री के थ्रू सोशल इम्पैक्ट किया था। क्या चीज? पीबी शैली नहीं थे, पर्सी बर्सी शैली जो राइटर थे। शैली। हाँ,
उन्होंने भी रोमांटिक पोएट्री के थ्रू बड़ा एक भारी उनका सोशल रोमांटिक इम्पैक्ट के बारे में वो कहते सिखाया जाता है, मगर वो ही वाज अ पोएट ऑफ लिबर्टी आल्सो, ही वाज अ प्रोग्रेसिव पोएट ऑफ लिबर्टी। तो मैक्सिम गोर्की का आपने पढ़ा होगा, मदर बड़ी फेमस नॉवल है, और द सॉन्ग ऑफ द स्टॉर्मी पेट्रोल बड़ी मशहूर वो तो पोएम है सर। पोएम थी, बड़ी वो भी मेटाफोरिकल पोएम थी, मगर वो बहुत उसका मेरा इस पे लेख है, आप देख गूगल पे मैंने देख पढ़ा लीजिए। था, तो पढ़ा था वो, सीरियसली पढ़ा था, मजाक नहीं कर रहा, कभी आप बोलोगे कि कुछ पढ़ा नहीं है, सीरियसली पढ़ा था मैंने वो अच्छा, पोएम बड़ा पढ़ी थी। देखिए लिटरेचर का मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक अमेरिकन राइटर थे, उनका नाम था अपटन सिंक्लेयर। अपटन की स्पेलिंग है UPTON और सिंक्लेयर SINCLAIR। उन्होंने एक किताब लिखी, एक नॉवल लिखी, जरा अपने मोबाइल पे देखो किस ईयर में लिखी थी, द जंगल बाय अपटन सिंक्लेयर, 1903 में या 1906 में, कब देखो बताऊंगा। अच्छा, वो क्या थी अब सुन लीजिए। ऐसा था पहले, जो अमेरिका में, USA में, जो देयर वर नो फूड कंट्रोल्स, तो जो रेस्टोरेंट्स और होटल में सर 1906 में 96 में, अच्छा 1906, हाँ, मैं बता रहा हूँ अबाउट द नॉवल कॉल्ड द जंगल बाय राइटर, अमेरिकन राइटर कॉल्ड अपटन सिंक्लेयर। तो ये क्या थी, आप सुनिए इसके बड़े, मैं ये दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ लिटरेचर फॉर सोशल पर्पस। क्या था, पहले अमेरिका में कोई फूड कंट्रोल्स नहीं थे, तो जो रेस्टोरेंट्स और होटल में खाना दिया जाता था, न जाने उसमें खाने में क्या गंदगी भी मिली हुई है। अपटन सिंक्लेयर ने क्या किया, ये राइटर था, यंग मैन, और इसने he pretended he took a job in a meat packing factory। ओके। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मीट खाते हैं अमेरिका में, बीफ वगैरह खाते हैं बहुत। तो मीट पैकिंग प्लांट था, उसमें he took a job, became a worker, he never told people कि I am a writer। और 2-3 महीने वो वहाँ काम किया, तो उसने देखा बड़े बड़े टब्स हैं, उसमें उबल रहा है पानी, उसमें मीट भी डाल दिया जा रहा है, चाहे बीफ, वहाँ बीफ बहुत खाते हैं, और उसने देखा कि उसमें कूड़ा करकट भी डाल दिया जाता है। अच्छा। और उसने ये भी लिखा अपनी नॉवल में कि 2 बार मैंने देखा जो वर्कर्स थे, गलती बाय एक्सीडेंट गिर पड़े उसमें और वो मर गए, उसी में उबल गए। उनका भी मीट जो भेजा गया वहाँ से, तो वहाँ रेस्टोरेंट में और होटल में वहीं से भेजा जाता। सब मिल ये अपनी नॉवल में लिखा कि मैंने ये तो अपनी आंख से देखा। अच्छा साहब, हाहाकार मच गया अमेरिका में, लोग मीट खाना बंद कर दिया कि हमको ह्यूमन मीट दिया जा रहा है। शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, शायद थियोडोर रूजवेल्ट उस टाइम, उन्होंने बुलाया इसको, तो इसने कहा साहब मैंने देखा अपने आंख से। तो बड़े स्ट्रिक्ट फिर फूड रेगुलेशन बने फॉर प्योरिटी ऑफ द फूड विच इज सर्व्ड इन रेस्टोरेंट होटल, बड़े स्ट्रिक्ट रूल बने। तो ये एक नॉवल ने कितना भारी चेंज लाया। मैंने बताया ना कि साहित्य कितना परिवर्तन कर, ये पढ़िएगा आप जंगल नॉवल या डिकेंस की नॉवेल्स जो हैं, उन डिकेंस ने देखा कि जो जेल्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं, स्कूल हैं, कितना बुरा हाल है। स्कूल में जो टीचर्स हैं खुद ही अनपढ़ लोग टीचर्स बने बैठे हैं, उनका तरीका है बच्चे को पीटो डंडे से। ऑर्फनेज में भूखे हैं बच्चे, ऑर्फन को क्या कहते हैं, अनाथालय। भूखे हैं बच्चे, जो खाना है टीचर वो गायब कर देते हैं मैनेजर्स। जेलों में बुरा, तो उसने सब लिखा अपनी नॉवेल्स में। उससे बड़ा सुधार आया, बड़े सोशल लेजिस्लेशन आया, कानून बने टू रिफॉर्म। तो कहने का मतलब है कि साहित्य
समाज की मदद कर सकता है, समाज की प्रगति में बहुत मदद कर सकता है और दिशा दे सकता है, हैं? दिशा दे सकता है। या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर आपने नॉवल देखिए, हिंदुस्तान में बेस्ट प्रोज इज इन बंगाली, और उन प्रोज राइटर में बेस्ट इज शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके बेस्ट पोइट्री इज इन उर्दू। ओके ये मेरी ओपिनियन है, यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। मैंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लगभग सब पूरा शरद साहित्य पढ़ लिया, बहुत सारी उनके उपन्यास हैं। बड़ा भयंकर उन्होंने अटैक किया ऑन विमेन्स ऑपरेशन और कास्ट सिस्टम। उस जमाने में क्या होता था, जो बंगाल में खासकर अपर कास्ट लड़कियां होती, बचपन में शादी हो जाती थी, 10-12 साल की लड़की 12 साल का लड़का, बाल विवाह होता था, वो वही प्रथा थी उस टाइम। तो वो शादी तो हो गई, मगर 2-4 साल के बाद वो लड़का मर गया। अब वो बेवा हो गई, यानी लड़की मुश्किल से 13-14 साल की है, वो बेवा हो गई। और बेवा को घर में रखना वो माना जाता था अपशकुन, इनऑस्पिशियस। तो उसके बाप बंगाल से लेके आ जाते थे यहाँ बनारस या कहाँ, वो कोई छोड़ जाते थे वहाँ कोई आश्रम या क्या। 1-2 साल उसको कुछ पैसा भी भेजते थे, वो भी भेजना बंद। अब फिर वो चाहे वो वैश्या बन जाए, क्या बेकारी बन जाए, क्या बन, ये प्रथा थी अच्छा बंगाल में। ये सारा उसने लिखा, बड़ा भयंकर उसने हमला किया विमेन्स ऑपरेशन पे और कास्ट सिस्टम पे, जो फ्यूडल इंस्टीट्यूशन पे। और एक काजी नजरुल इस्लाम साहब ने भी किया, वो पोइट्री में थे ज़्यादा, ये तो प्रोज में थे। अब अंग्रेज इससे थोड़े परेशान हो गए, अंग्रेज यहाँ पे शासक थे भारत के, कि ये तो क्रांतिकारी दिशा में साहित्य को ले जा रहा है। उसने एक बल्कि किताब लिखी पथेर दावी, पथ के दावीदार, इट इज अबाउट ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक नोवेल है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो अंग्रेज परेशान हो गए कि ये तो साहित्य को क्रांतिकारी दिशा में ले जा रहा है। और सर आप ये बताइए कि हिंदुस्तान से कास्ट को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्रांति से ही हो सकता है, ऐसे नहीं बाय रेवोल्यूशन। मगर आप एक चीज मैं खुद कहना चाहता हूँ, आपने पूछा नहीं मगर मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। ये अभी एक वारदात हुई लखनऊ में, एक लड़की है जिसका नाम है सिमरन गुप्ता, होगी करीब 24-25 साल की। अच्छा, वो गोरखपुर की थी, वहाँ मॉडलिंग करती थी, करियर उसने मॉडलिंग कर लिया, मिस गोरखपुर भी बन गई थी। मगर वो लगता है वो करियर सफल नहीं हुआ, तो लखनऊ आ गई। उसने एक चाय की दुकान खोली जिसका नाम है मॉडल चाय वाली, और उसी से वो अपने बुजुर्ग माता पिता को भी सपोर्ट करती है, उसी की आमदनी से चाय बेचती है, उसमें कुछ गुलाब के फूल डालती है, और वो समोसा, वो मैगी और डोसा ये सब भी बेचती है। अच्छा, वो वेस्टर्न क्लोथ्स में आती है, पश्चिमी पोशाक में आती है, और खूब बिक्री हो रही है उसकी। अब उस पे पुलिस पे हमला, पुलिस रेड हुआ और उसको मारा पीटा गया, घसीट के ले गए पुलिस वाले। सारा ये वीडियो पे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मॉडल लिखिए, टाइप करिए यूट्यूब पे मॉडल, देखा था चाय वाली, आपने हाँ, भेजा देखा। था। तो मैंने उस पर एक लेख लिखा। मैंने कहा ये क्या हरकत है? हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)(g है जो कहता है एवरी सिटीजन हैज राइट टू प्रैक्टिस एनी वोकेशन और डू एनी बिजनेस। वो अपनी कर रही है, अब 2 रोटी कमा रही है, अपने को खिला रही है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को खिला रही है। तो ये क्या हरकत है? दिस इज अनडेमोक्रेटिक या कोई फैसिज्म है यार? कि वो अब वो हो सकता है कि इसके कोई राइवल बिजनेसमैन हो के जो चाय की दुकान चलाते हैं, उन्होंने कुछ, ताकि इसकी बंद हो जाए, ताकि हमारी बिक्री हो सकता है ये भी हो। या ये आजकल तो जो पॉलिटिकल माहौल है कि कुछ दिखाने के लिए कि हम कितने
भारतीय हैं, हम वेस्टर्न पोशाक वाली को नहीं सामने आने देंगे, ये वेस्टर्न क्लोथ में हाँ थोड़ा ये भी चल रहा है। सेक्स अपील करती है। क्या वजह था आई डोंट नो, मगर पुलिस वाले आए तो मैंने स्ट्रॉन्ग आर्टिकल लिखा कंडेमिंग दिस, कि वो शी हैज द राइट टू अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वो मेरा आर्टिकल ट्विटर पे भी आ गया। अच्छा। अब वो साहब लखनऊ की पुलिस वालों ने, लगता है उनके डायरेक्टर जनरल या किसी को बताया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज कंडेम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना डिफेंस में कहा कि वो रात को कर रही थी ये वो। हमने कहा ये सब, फिर हाँ कुछ कहा कि इंक्वायरी हो रही। मैंने कहा इंक्वायरी हो रही, आपने सस्पेंड किया उन लोगों को? उनके तो तस्वीर सब आ गई है, वो वीडियो में दे हैव बीन कैप्चर्ड, दे आर नोन कि किन्होंने ये हरकत करी। आप योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी बंद करी, व्हाट अबाउट गुंडाज इन यूनिफॉर्म? उनको उनके खिलाफ भी कड़ी का सस्पेंड करते कम से कम, आपने किया? गुंडों के खिलाफ आप कहते हैं गुंडागर्दी हमने बंद कर दी, ये योगी आदित्यनाथ जी का क्लेम है। तो व्हाट अबाउट द गुंडाज इन यूनिफॉर्म? जैसे मैंने ये सब लिख दिया। अब वहाँ हड़कंप मची होगी। पुलिस, आपने देखा नहीं है? हाँ देखा था, मैंने देखा था। हाँ ये ट्विटर पे देखिए, देखा देखा वो मैंने। लखनऊ वालों ने अपने डिफेंस में 2-3 ट्वीट्स भी किए हैं, मगर मैंने कहा ये सब कुछ मैं नहीं मानता, आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया उन लोगों को? बिल्कुल। पेंडिंग इंक्वायरी। आखिर में सर जाट मरा तब जानी जब तेर भी होले। हाँ अरे भाई अब आप जाट हैं तो कुछ कह दूं तो आप बुरा मान जाएंगे। जाट लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। नहीं, जाट लोग कहाँ नाराज हो रहे हैं आपसे? कब भाई नाराज हुए? नाराज हुए? सुनिए किस्सा बताऊं, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज था। हाँ तो मैं इलाहाबाद, वो जो हाई कोर्ट जजेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस होते हैं कुछ जिलों के, वहाँ जाके इंस्पेक्शन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का इंस्पेक्शन। तो मैं मेरठ का था, और वो नए जिले कौन बने मेरठ के बगल में, कौन से जिले हैं? मुजफ्फरनगर। नहीं, नए जिले जो 2000 मायावती ने 18 जिले बनाए थे, उनमें से पता वो नहीं जिले मेरे बगल में थे। अच्छा, तो मैं जा रहा था मेरठ से वहाँ दूसरे बगल के डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन करने। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट जज मेरठ भी बैठे थे। तो एक पतली सी सड़क थी और दोनों तरफ गन्नों के खेत थे। तो उधर से ट्रॉली पे एक आ रहा था यंग मैन, ट्रॉली पे गन्ना लादे हुए। उसका ट्रॉली मेरे कार के पास पहुंचा, लगा चिल्लाने, आपने रोक रखा है सारा रास्ता, ये वो। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से कहा, मैंने साहब हम लोग से कोई गलती हो गई, ये हम लोग को डांट रहा है। तो मैंने कहा कि कोई गलती हो गई हम लोग। बोले नहीं साहब ये जाट है, ये ऐसे ही बात करते हैं, ये लोग ऐसी बात चिल्ला के बात है। अरे भैया, हाँ मुझे डांट पड़ गई। हाई कोर्ट जज में अपने आप को बड़ा भारी आदमी समझता था, भैया डांट पड़ गई गन्ना वाले से। तो भैया माफ करना, मैं आप लोगों से थोड़ा सा डरता हूँ नहीं कि डांट वाट। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की क्या जरूरत है? जो मैंने भुगता है मैं बता रहा हूँ। हरियाणा कब आ रहे हो फिर आप? अब हरियाणा कोई मुझे बुलाते ही नहीं है, तो मैं कैसे आऊँ? कोई बुलाए, कोई यूनिवर्सिटी हो मुझे बुलाए तो आजकल क्या पढ़ रहे हो आप, या पढ़ना लिखना छोड़ देखिए दिया? ऐसा है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मैंने अब ज़्यादा पढ़ता, मैंने इतना पढ़ा, यानी मेरी बचपन से रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हाँ। बचपन से मेरी पढ़ने की आदत हो गई। अब हो सकता मैं 6 भाई बहन में सबसे छोटा था, तो हो सकता बड़े भाई बहन पढ़ते थे, तो उनको देख के मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब लगभग 10 साल की उम्र से मैं रात दिन पढ़ता हूँ। मैं आई एम अ पंडित इन रियल सेंस। और अब 79 का हो गया, तो अब 69 ईयर मैंने पढ़ाई कर ली, बहुत पढ़ दिया। अब मैं जो मेरे खोपड़े में चीज़ें आई हैं उसको मैं बाहर दूसरों को बांटना चाहता हूँ। देखिए अब एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं 79 का हो गया। ये शरीर के अपने नियम होते हैं, ये धीरे धीरे डिके करता जाता है। तो अब मेरे कुछ साल हैं जीवन के, ये कुछ सालों में मैं लोगों को वापस देना चाहता हूँ जो मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैं अक्सर कहता हूँ कि 143 करोड़ की आबादी है,
इनमें एक छोटा सा सेक्शन पढ़े लिखे लोग सो कॉल्ड पढ़े लिखे मगर ये जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जैसे आप हैं, नहीं मैं तो नहीं हूँ सो कॉल्ड पढ़ा अरे लिखा। बीए तो पास हो गए। नहीं सो कॉल्ड कैसे बोल रहे हो, मैं तो पूरा पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा पूरे पढ़े लिखे। तो ये पढ़े लिखे जो हैं सो कॉल्ड इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे आप लोग हैं, जैसे कि कुछ जानवरों के बच्चे होते हैं, जैसे खरगोश का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, चूहे का बच्चा, वो पैदा होने पे उनकी आंख नहीं खुली होती, बंद होती है, कई हफ्तों के बाद आंख खुलती है तो आप लोग सबकी आंख बंद है, चूहे के बच्चे जैसे हैं आप लोग। अभी आपको कुछ क्या वास्तविकता है कोई ज्ञान नहीं है, अपने को समझते बहुत बड़े होंगे कुछ। तो देखिए अब मेरा काम है पढ़े लिखे लोगों को एजुकेट करना, टू एजुकेट द सो कॉल्ड एजुकेटेड, बिकॉज आप लोग है ही नहीं, आपको मैं मानता ही नहीं हो एजुकेटेड। एमए पास, पीएचडी पास, एक से गधे भी है जो एमए पीएचडी पाए हुए हैं। तो आप लोग की आंख खोलना ये मेरा काम। जब मैं आप लोग को एजुकेट कर दूं तब फिर आप दूसरों को एजुकेट कर देंगे, क्योंकि देखिए मैं अकेला पूरे 143 करोड़ लोगों को तो एजुकेट नहीं कर सकता। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एजुकेटेड पीपल, उनको एजुकेट, उनकी आंख खोलना। अभी आप चूहे के बच्चे जैसे हैं, आंख नहीं खुली है आपकी, अभी आप लोगों का आंख खोलना ये मेरा काम है, एजुकेट, टू एजुकेट द एजुकेटेड। वंस आई एम इन, बिकॉज आई हैव ओनली अ फ्यू इयर्स टू लिव, इसमें जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और जब मैं कर दूंगा तो तब आप लोग फिर वास्तव में एजुकेटेड हो जाएंगे, तब आप जनता को एजुकेट करेंगे। क्योंकि देखिए जनता जो है वो तो ब्लाइंड होती है, इंटेलेक्चुअल्स आर द आईज ऑफ सोसाइटी, एंड विदाउट इंटेलेक्चुअल्स सोसाइटी इज ब्लाइंड। तो आम जनता तो ब्लाइंड है, मगर आप लोग भी ब्लाइंड है। सो कॉल्ड प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं वो खुद ब्लाइंड है, पागलपन में जूझ रहे हैं अजीब अजीब, है ना, कोई रेलिवेंट बात। जैसे अब मैंने सिंपल एग्जांपल दिया आपको, अभी शुरू में किया कि बिहार में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन की बात हो रही है कि अच्छा चलिए इंटेंसिव रिविजन, 60 लाख लोगों के नाम कट गए, ऐसे किसी ने ये नहीं बात करी जो मैंने बात करी कि इससे क्या फर्क पड़ता है आम आदमी की जिंदगी पे, चाहे वो 60 लाख वोटर को वोट काट दिए जाए या ना काटे जाए। क्या अगर ना काटे जाते क्या उनकी आम आदमी की जिंदगी बेहतर होती? वोटर तो वही जात बिरादरी पे देगा वोट, चाहे वो वोटर चाहे उसका वोटिंग लिस्ट में नाम हो या ना हो, अगर होगा भी उसका नाम वोटिंग लिस्ट में तो क्या वो जात बिरादरी पे नहीं देगा? 90% वही देगा। तो लिहाजा क्या अंतर पता, ये कोई बात नहीं करता है, ना आप लोग बात करते हैं। मीडिया वाले मैं देखता हूँ चिल्ला रहे, एक से एक जर्नलिस्ट यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, अरे साहब क्या हो गया, बड़ा ग्रेट ट्रेजेडी की 60 लोगों के नाम कट गए, 80 लोगों के नाम कट। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, या कटे या ना कटे, फिर भी वही गरीब जनता गरीब रहेगी, बेरोजगार रहेगी, महंगाई। इस पे आप लोग जो असल मुद्दों, देखिए मेरा काम है आपको एजुकेट करना, आप बुरा मत मानिए, मैं आपका भला चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी आंख खुल जाए। आप समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ और मैं आपको इंसल्ट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा मेरा कोई, मुझे क्या, कुछ साल मेरी जिंदगी है, उसके बाद तो भाई हर एक को मरना है। मैं चाहता हूँ अपना ज्ञान जो मैंने 60-70 साल तपस्या करके प्राप्त किया वो आप लोगों को पास ऑन करूँ। आप समझिए मेरा पूरा एम इन लाइफ यही है। आई हैव नो इंटेंशन टू इंसल्ट यू। जब मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं आता जाता, आई मीन इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू ओपन योर आईज। आपकी आंख बंद है अभी, चूहे के बच्चे जैसे हैं आप, कुछ नहीं आता जाता, घूम रहे हैं एक से एक। अब मैं क्या बताऊं, उनके नाम दूं तो मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल कर देंगे। एक से एक जो बड़े धुरंधर आपके जर्नलिस्ट लोग हैं बड़े बड़े तोप, इडियट्स। आपकी मीडिया माफ करिएगा 99% रैंक इडियट्स। तो आप प्रेस काउंसिल के चेयरमैन थे तब रिफॉर्म क्यों नहीं करे आपने? अरे क्या, कौन, कोई पावर ही प्रेस काउंसिल को भी पावर ही नहीं है। सिर्फ पावर, आप जब प्रेस काउंसिल एक्ट में पावर प्रेस काउंसिल को सिर्फ है टू पास सेंसर, वो आलोचना करना, बस यही, कोई फाइल लगाने की पावर नहीं है, जेल भेजने की पावर नहीं, कुछ नहीं। आलोचना आप कर दीजिए किसी की, सुन लेगा, एक कान से दूसरे कान निकाले, कुछ फर्क पड़ेगा? मैं बल्कि जब प्रेस काउंसिल चेयरमैन बना, मैं गया मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के पास, मैंने कहा साहब कुछ मुझे पावर्स तो दीजिए,
कि फाइन लगाने की कोई घोर बदमाशी कर रहा है जर्नलिस्ट, देखिए ऑर्डिनरीली आई एम इन फेवर ऑफ प्रेस फ्रीडम, मगर समटाइम्स इट इज अब्यूज्ड, तो क्यों नहीं उस पर सजा हो? हर एक पे सजा हो सकती है, जर्नलिस्ट पे सजा नहीं हो सकती है। मैंने कहा देखिए हर सोशल एक्टिविटी कंट्रोल होती। मैं वकील था, अगर मैं प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट करता तो बार काउंसिल मुझे मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर सकती थी या कैंसिल कर सकती थी। डॉक्टर है, अगर मेडिकल मिसकॉन्डक्ट करे तो मेडिकल काउंसिल उसका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल कर सकता। मैं जज हो गया भ्रष्टाचार करूं तो मुझे आई कैन बी इम्पीच्ड, मगर जर्नलिस्ट पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जो चाहे, मैंने कहा कि उन पे भी लगाइए कुछ ना कुछ। हर हर वोकेशन पे एक वो है कि देखिए एवरी देयर मस्ट बी रेगुलेशन। मैं कंट्रोल नहीं कह रहा हूँ, कंट्रोल मैं रेगुलेशन, एवरी एक्टिविटी मस्ट बी रेगुलेटेड। मैं वकील था, मुझ पे रेगुलेशन था, आई कुड नॉट डू एज आई वांटेड। मैं गड़बड़ सड़बड़ काम करता है, मेडिकल बार काउंसिल मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर सकती थी। आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अंधेर मचाइए जर्नलिस्ट। मैंने ये सब कहा तो बड़े नाराज हो गए जर्नलिस्ट मुझसे, फ्रीडम पे के खिलाफ है जस्टिस काटू, इज अगेंस्ट प्रेस फ्रीडम। मैंने कहा नो, आई वांट योर फ्रीडम, बट एवरी फ्रीडम मस्ट बी रेगुलेटेड फ्रीडम। यू डोंट हैव अ राइट टू डू एनीथिंग यू लाइक। आप क्या, आपको अधिकार है सांप्रदायिकता फैलाना या जातिवाद फैलाने का अधिकार होना चाहिए? नहीं। मगर जब मैंने कहा तो लगे चिल्लाने सारे मीडिया वाले। उस जमाने में जान के पीछे पड़ गए कि ये आए हैं चेयरमैन बने हैं, इज अगेंस्ट प्रेस फ्रीडम, डिक्टेटोरियल। हद हो गई। मैंने कहा कि एवरी सोशल एक्टिविटी हैज टू बी रेगुलेटेड। आफ्टर ऑल देखिए, क्योंकि यू आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, लॉयर इज अकाउंटेबल अल्टीमेटली टू पब्लिक, डॉक्टर, जज, एवरीथिंग। मगर जर्नलिस्ट शुड नॉट बी अकाउंटेबल, जो मन चाहे बाएं दाएं करता जाए। जाहिल किस्म की मीडिया, बिल्कुल दो कौड़ी की, मगर कमा रही है सबसे बड़ा रुपया, न बीबी न मैया। तो इस पे खूब बिकता है, ये मिर्च मसाला है। आप लोग को तो चाहिए ना कि हमारी टीआरपी रेटिंग बढ़ जाए, व्यूअरशिप बढ़ जाए, सर्कुलेशन बढ़ जाए। इसी पे मीडिया कंसंट्रेट करेगी। जो रियल इश्यूज हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, इससे कोई वो बिकता नहीं है, उसमें कमाई नहीं है। तो आदित्य संगवान जी उस पे नहीं जाएंगे। नहीं, आदित्य सांगवान जी को तो पैसे कमाने हैं। हाँ, पैसे कमाने बोरी भर के, जो आजकल जजों के घर में मिलते हैं। कागजो साहब के यहाँ से 2 बोरी लेके जाने पैसे। यार मेरे घर में नहीं मिले। मेरा, मैं अपना बता दूं, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज था, तो मैं कभी कभी कहता था मजाक में वकीलों से कि देखो यार, मैं मजाक भी करता था कोर्ट में बहुत। मैंने कहा देखो, कभी कभी तुम लोग मुझे रिश्वत ऑफर तो करो। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो, इतना गया बीता, कभी तुम लोग में ऑफर ही नहीं किया मुझे। हो सकता है मैं सकम कर जाऊं टेम्पटेशन, 10-20 करोड़ ऑफर करो, मैं ले लूं, मगर तुम लोग इतना मुझे गिरा हुआ मानते हो। तो वो डरते थे क्या सर आपसे? अब भाई आप डरते क्या, हो सकता है कि उनको था कि ये थोड़ा मनफिरा आदमी है, कहीं कंटेम्प्ट को चला के जेल भेज दे। मैं भी, अब जानते हैं आप मेरा नेचर, तो थोड़ा डर तो था कि भैया ये मनफिरा आदमी है। तो इतने मनफिरे क्यों रहे हो सर आप? अब भैया ये कुदरत ने बनाया है, अब क्या करें, ये तो हर इंसान को कुदरत ने बनाया। मगर वो कभी मुझे ऑफर ही नहीं आया रिश्वत। ले लेते आप ऑफर आता तो? भैया मैं क्या बताऊं, अब पहले ऑफर तो करो, अभी तुम लोग ऑफर करो, चलो 1 बोरी पैसों की। हाँ, यशवंत वर्मा के यहाँ से पहुंचा देते हैं। हाँ, तुम पहुंचाओ, शायद मैं एक्सेप्ट कर लूं। कोई मतलब ऑफर ही नहीं आता, तो अब कहाँ ये सवाल उठता है। अभी भी, हालांकि अब मैं कुर्सी पे नहीं हूँ, फिर भी भैया हो सकता है मैं कोई कुछ ले लूं 2-4 हाँ बोरी पैसे की। क्या करो कितने पैसे का? अरे यार, पैसे से घूमो दुनिया में, आप वर्ल्ड ट्रिप लगाइए, फ्रांस जाइए, जर्मनी जाइए, पैसा। तो अब बच्चे घुमा तो रहे हैं आपको। अभी आप अमेरिका थे, अभी कहाँ थे पता नहीं। हाँ वो ठीक है, दे आर वेरी गुड टू मी, ठीक है, मगर फिर भी अपने पैसे का अलग ही मजा है। हाँ भाई, किसको पैसा नहीं पता नहीं, हर चीज। और दिल्ली में तो खर्चे इतने हैं। तो आप पैसे कमाते हो?
अभी भी? भाई देखिए मेरी पेंशन है करीब 1.5 लाख रुपए महीने। हाँ, वो तो है। हाफ द सैलरी ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी 3 लाख होगी, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को आधी, तो करीब 1.5 लाख, एंड 39,000 रुपीज मिलता है फॉर एंगेजिंग सर्वेंट वगैरह। तो 1,90,000 हो गए। हाँ, ये लगभग इतना है। तो इसमें गुजारा हो रहा है अपना, तो मगर 1,90,000 तो बहुत होते हैं, यहाँ आम आदमी को 10-10, 15-15 हजार वो नहीं सही है, कमा मगर अपना लाइफस्टाइल भी है। आई कांट बी लाइक एन ऑर्डिनरी भाई, रहे। लाइफस्टाइल मिडिल क्या मिडिल कर? क्लास लाइफ। देखो मैं फ्लैट में रह रहा हूँ, मेरा कोई अदरवाइज कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरी। हाँ। एक फ्लैट है, वो भी पूरा घर भी नहीं खरीद पाया मैं, ठीक, बट आई एम हैप्पी। मैं इसी में मेरी जिंदगी कटती है, इसी में कंप्यूटर पे बैठता हूँ, कोई आर्टिकल टाइप करना, कोई ट्विटर देखना, यूट्यूब देखना, यही मेरी दिन भर मैं यही करता रहता हूँ। अच्छा, दिन भर यही करते हो? हाँ, मैंने आप तो जैसे आप पैसे नहीं कमाते आजकल, कोई राय मशवरा करके या किसी तरीके से? आप बता तो रहे थे नहीं, पिछली बार अभी कि मैं अभी कमा लेता हूँ। नहीं, यही है इसमें, और कुछ नहीं कमाई है। तो और ठीक है, मुझे आई हैव नो नीड्स, आई एम हैप्पी इन दिस। हमें क्या करना है? एक पे मेरी बीबी है, मैं हूँ, 2 लोग रहते हैं। बेटा मेरा कनाडा में रहता है, बेटी मेरी, मैं अमेरिका में रहते हैं। बेटा कैनेडियन सिटीजन है, बेटी मेरी अमेरिकन सिटीजन। कभी कभी हम, जैसे बेटा आजकल आया हुआ है कनाडा से, मैं पिछले साल गया था कैलिफोर्निया बेटी के पास, 5 महीने रहा। कितने पैसे खर्च करके आए? पैसे वैसे नहीं खर्च किए। क्यों? किस बात के? बेटी के यहाँ रहा, उसी का खाना खाया। अरे बेटी का थोड़ी ना खाते हैं। इंडियन सोसाइटी बेटी में, क्यों नहीं? इंडियन सोसाइटी में तो बोलते हैं ना अरे बेटी वो का। क्या, बेटी दामाद बहुत है, वेरी गुड टू मी, अच्छा। टू मी एंड माय वाइफ। अच्छा। तो मैं बीमार क्या पड़ गया, महीना भर तो ये मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो क्या क्या आप गिर गए थे क्या? क्या नहीं, गिरे नहीं, वो अपने ओल्ड एज में जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो वो टूट गई रीढ़ की हड्डी एक। तो वो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैं उठ ही नहीं पाया, हिल ही नहीं पाया। फिर मेरी बेटी ले गई वहाँ हॉस्पिटल, तो वहाँ एक्सरे किया गया, तब पता लगा इट इज कॉल्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर। ये अक्सर हो जाता है ओल्ड पीपल को। तो फिर लाए गए वापस, वो पड़े रहे बेड में करीब महीना भर, फिल्म देखते रहे, आपको बताया। तब धीरे धीरे वो हड्डी तो अपने आप जुड़ती है, फिर कोई दवा नहीं, बीच में फिजियोथेरेपिस्ट आती थी, वो फिजियोथेरेपी थोड़ा सा करते थे, अदरवाइज हड्डी अपने आप जुड़ती है, उसका कोई दवा नहीं चाहिए। ओके, चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा लगा बात करके आपसे। हाँ, आम लेके आया हूँ मैं आपके लिए, खा लेना। हाँ, थैंक यू, खाएंगे, हाँ। यही मुझे अब चाहिए। इनको मैंने डांटा है। हाँ, किनको? मेरे को डांट दिया? हाँ, मैं बताऊं किस बात पे, हम अब याद आ गया। हाँ। परसों कल बात हुई थी ना, ये भी रिकॉर्ड कर लें अरे क्या? यार सुन, हाँ करो, हाँ करो, चलो रिकॉर्ड करो। हाँ हो रहा है। हाँ इन्होंने, कल इनसे बात हुई, इन्होंने कहा आपका जब फोन आया था मैं बिजी था, मैं कोई इंटरव्यू ले रहा था क्या? हाँ। मैंने कहा किस बात की? बोले वो पुलिस रिफॉर्म्स पे, कोई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी या जो भी हो। मैंने कहा तुम बिल्कुल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पुलिस रिफॉर्म हो ही नहीं सकता, किसी संस्था का रिफॉर्म नहीं, ना पुलिस का रिफॉर्म हो सकता है, ना जुडिशरी का रिफॉर्म हो सकता है, ना पार्लियामेंट, यानी दे आर ऑल बियॉन्ड रिडेम्पशन, लाइलाज मर्ज हो गया, सब पूरी व्यवस्था सड़ गई है। पुलिस वाले, देखिए, क्या ये सच नहीं है कि बहुत सारे करप्ट हैं, वसूली नहीं करते हैं? और क्या ये सच नहीं है कि अब जो मंत्री जी का आदेश आता है उसी पे चलना है, वरना तुमको तबादला कर दिया जाएगा कोई वाहियात जगह पे? तो भाई पुलिस अफसर साहब की बीवी बच्चे हैं, उनको देखना है, उनका पालन करना है, तो नाराज नहीं कर सकते मंत्री जी को। तो पॉलिटिसाइज हो गई है पूरी पुलिस, और लार्जली करप्ट हो गई है। इसका सुधार हो सकता है। एक बिल्डिंग है जिसका रिपेयर हो सकता है, एक और बिल्डिंग ऐसी है इतनी जर्जर हो गई है, उसका डिमोलिशन एंड फ्रेश कंस्ट्रक्शन आपको करना है, उसका रिपेयर नहीं हो सकता। तो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं, चाहे पुलिस, चाहे जुडिशरी, चाहे ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट, सब सड़ गई, इतनी, यानी बियॉन्ड रिडेम्पशन, लाइलाज मर्ज हो गया। आपने कुछ बिला वजह की तुम इंटरव्यू कर रहे हो, बेवकूफ। इट शोज यू आर टॉकिंग, यू आर डूइंग वेस्टिंग टाइम इन सच इंटरव्यूज कि सुधार, ये सुधार हो, पुलिस में
पुलिस का सुधार हो सकता है? हद हो गई, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? इन्हें आपको मालूम नहीं क्या हाल है। पुलिस सुधर सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर पुलिस वाला बेईमान है, देयर मस्ट बी सम ऑनेस्ट पीपल, बट मोस्ट बुरा हाल है। आप जानते हैं क्या है, वसूली होती है, क्या क्या, और मंत्री जी का आदेश का पालन होता है। पकड़ लेते हैं, आप किसी को अरेस्ट करते हैं कि मंत्री जी का आदेश है, पकड़ो। आपने कुछ रिफॉर्म्स करने के नहीं सोचे जब आप मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। मैं रिफॉर्म मैं आई बिलीव इन रेवोल्यूशन, मैंने कह दिया हूँ, बार बार मैं नहीं कहूँगा। रिफॉर्म नहीं हो सकता। जब आप जज थे तब नहीं, कहा मैंने किसी को? कहा तब भी मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि कई कंस्ट्रेंट्स होते हैं सिटिंग जज के, हाँ। मगर तब भी मेरा यही ओपिनियन थी कि कोई सुधार उधार नहीं हो सकता है। अब तो डिमोलिशन एंड फ्रेश कंस्ट्रक्शन, यानी रेवोल्यूशन, वो नया एक व्यवस्था को बनाना है। इस व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता है। अब बिला वजह अपना समय बर्बाद ना करिए कि सुधारेंगे, पागलपन की बातें। सुधर सकता है जो हालातें हैं मुल्क की, ठीक कुछ चीज नहीं सुधर सकती है। करिए सुधारेंगे। बड़े सुधारक है। ऐसे इरिटेट क्यों हो जाते हो आप? चिड़चिड़े हो गए हो पूरा? क्योंकि आप लोग जहाँ बेवकूफ़ी की बात करते हैं, सुधार यानी इंटरव्यू किया आपने, समय बर्बाद किया कि वो डीआईजी साहब को बैठा लिया, उन्होंने कुछ पता नहीं क्या क्या आपको कहा होगा कि हाँ ये सुधार करो, वो सुधार करो। अरे सुधार हो ही नहीं सकता है, सड़ गई ये व्यवस्था। पुलिस का सुधार हो सकता है? हद हो गई, किस दुनिया में रह रहे हैं आप? वो हमारे उन्होंने फेक एनकाउंटर, हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब बड़े शौकीन हैं फेक एनकाउंटर, कि किसी को पकड़ के कोई उस पर, भाई किसी की जान लेनी है तो पहले मुकदमा चलाओ। अगर जज साहब ने फांसी की सजा दी तब जान ले सकते हो। ये थोड़ी कि पकड़ के गोली मार देगा पुलिस वाला। जान भी जज फेक एनकाउंटर इलीगल। तो ये उसका सुधार हो सकता है। जो पुलिस वाला फेक एनकाउंटर कर रहा है, सुधार होगा। बट सर फिर ऐसे खुला, मतलब ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना, बिल्कुल लेट इट गो कर भी नहीं सकते, फिर वो चीजें और भी कर सकते। नहीं तो करो, उस पर मुकदमा चलाओ। देखिए, either the country ruled by the rule of law or it is not. रूल ऑफ लॉ है तो किसी की पे कोई सज़ा लेनी है, चाहे मृत्यु की सज़ा, उस पर आपको मुकदमा चलाना होगा, उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिलना होगा वकील के थ्रू। और तब अगर जज साहब उसको कोई सज़ा सुनाए, चाहे डेथ सेंटेंस, लाइफ जेल सेंटेंस, तब सज़ा दो। ये थोड़ी कि पकड़ के गोली मार दी। ये दिस इज टोटली इलीगल, टेकिंग द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। ओके सर, देन ये क्या हुआ कि जब न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1945 में ख़त्म हुई थी। आप इसको भी रिकॉर्ड करिए। हाँ, हो रहा है। जब ऐसा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चली थी 1939 से 45 तक, 1945 में जर्मनी डिफीट हो गई, तो कई जर्मन वॉर क्रिमिनल्स पे चले ट्रायल, दे आर नोन एज न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। तो उसमें ये जो टॉप नाजीज थे उन पे मुकदमा चला। उन सब का डिफेंस यही था कि हिटलर का ऑर्डर था और इसलिए हमने ऐसा किया। तो हम वी ओनली ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, हमने वो हुक्म का पालन किया, ये हमारा फर्ज था पालन करना। तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल ने कहा नहीं, ये इलीगल ऑर्डर्स आपको नहीं फॉलो करने हैं, और फांसी की सजा दी न्यूरेमबर्ग ट्रायल ने। तो ये जो है, ये डिफेंस है पुलिस वालों का कि साहब हमको तो आदेश आया मंत्री जी का। अगर इलीगल आदेश है तो आपका फर्ज है उसको मत फॉलो करिए, कह दीजिए मंत्री जी से हम नहीं कर सकते साहब, ये गैर कानूनी आपका आदेश है। मगर कोई नहीं ऐसा करता है, क्योंकि जानता है कि मंत्री जी उसको परेशान करेंगे, तबादला करेंगे, ये कर सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी की हिम्मत नहीं है, ब्यूरोक्रेट चाहे आईएएस ऑफिसर चाहे आईपीएस ऑफिसर, मंत्री जी से कहना कि ये गैर कानूनी आपका आदेश है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हो। मिलाइए, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर। कट।